Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। चैप्टर 8 में हम आ गए। चैप्टर है हमारा विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। आज उसकी वर्कशीट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आपको दिख ही रहा है, विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। विलेजेस के बारे में, टाउन्स और ट्रेड। अरे बाप रे, मैच द कॉलम आ गया है सबसे पहले ना, फिल इन द ब्लैंक्स ना, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम आ गया। ऊपर से टर्म्स देख रहे हो आप, टर्म्स देख रहे हो आप, देखो मत देखो, बस सही आंसर और क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना। ये मत देखो कि टर्म कितनी ज्यादा हार्ड है, कितनी ज्यादा इजी है। पहले तो क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हम बढ़िया तरीके से मैच दी कॉलम से। क्या बात है, ऐसे ऐसे टर्म्स दिए कि मैम क्या ही बताएं, बस मैंने तो बस बना दिया, मुझे नहीं पता आंसर आप करोगे, मैं तो सिर्फ सीधे रिवील करूंगी, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऐसे मैच द कॉलम में आ सकते हैं। जैसे लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता है, उजाहवार कहते हैं, लैंडलेस लेबरर्स कहते हैं, बारूच कहते हैं, स्लेव्स कहते हैं, गृहपतीस कहते हैं, वेललार कहते हैं, या विलेज हेडमैन कहा जाता है। ग्राम भोजका को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी प्लाउकमैन, कदई सियार, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, बेरीगाजा, आदिमई। अब बता दो आंसर, आराम से आंसर बताने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, फटाफट से। क्या होगा आंसर? लार्ज लैंड ओनर्स किसको बोलेंगे, लार्ज लैंड ओनर्स कौन है इसमें से? उजाहवार को बोला जाता है, लैंडलेस लेबरर्स। देखो लार्ज लैंड ओनर्स हैं जिनके पास जमीन जायदाद है, तो अगर कॉमन सेंस हम यूज करें तो ये टर्म और ये टर्म तो आने से ही रहा, ये तो जगह का नाम है, ये भी आने से रहा। या तो उजाहवार हो सकता है, गृहपति, वेललार, विलेज हेडमैन। ऐसे भी आप करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिमाग की बत्ती जलाएं। लार्ज लैंड ओनर्स तो कोई स्लेव तो होगा नहीं, जब उसके पास जमीन जायदाद है वो दास तो होगा नहीं, बल्कि उल्टा दास रखेगा। लैंडलेस कैसे हो गया, तो ये हटा दिए, बारूच एक जगह है वो भी मैंने हटा दी। अब क्या बोलेंगे लार्ज लैंड ओनर्स को? फिर ग्राम भोजका, ग्राम भोजका किसे कहा जाता है? विलेज हेडमैन को, वेललार को, है ना, गृहपति को, या उजाहवार को? सोचो सोचो सोचो, टाइम लो आराम से। बीच के एक दो मैं सॉल्व करूंगी, बीच के एक दो ही मैं बताऊंगी, बाकी आप बताओगे। बीच के एक दो मैं बताऊंगी, बाकी आप। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहती हूं तो बेरी गाजा बता देती हूँ। तो बेरी गाजा किस लिए यूज हो रहा है? बारूच के लिए यूज हो रहा है ना। बेरी गाजा किस लिए यूज हो रहा है? बारूच के लिए यूज हो रहा है। ओके। आदिमई, आदिमई किस लिए यूज हो रहा है? स्लेव्स के लिए यूज हो रहा है, दासों के लिए यूज हो रहा है। चलो 6 7 सॉल्व कर दिए, नाउ रिमेनिंग 5। क्या होगा आंसर आपका? पढ़ा था ना हमने, वेलेलार वगैरह किसे बोलते हैं, विलेज का हेडमैन क्या होता है, ग्राम भोजका की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी। चलो ये हमारे आंसर्स हैं। फर्स्ट का एफ, सबसे पहले फर्स्ट का क्यों, नीचे से ही शुरू करते हैं। सेवंथ का भी मैंने बताया था आपको डी। आदिमई का मैंने डी बताया, यानी आदिमई का मैंने क्या बता दिया? स्लेव है। आदिमई का क्या है? स्लेव हो जाएगा, स्लेव्स, है ना। सेवंथ का डी। सिक्स्थ का सी है, बेरी गाजा का बारूच, ये मैंने आपको बता दिया था। बेरी गाजा का बारूच मैंने आपको बता दिया था। फिफ्थ आपका इंडिपेंडेंट फार्मर है, तो कौन हो जाएंगे इंडिपेंडेंट फार्मर? क्या बोलते हैं उनको? सामने ही रहेगा, गृहपतिस बोलेंगे, गृहपतिस बोलेंगे। कदई सियार, कदई सियार किनको बोला जाता है? लैंडलेस लेबरर्स को। ठीक है, जो जिनके पास जमीन नहीं होती, भूमि नहीं होती। ठीक है। ग्राम भोजका किसे बोलेंगे? ग्राम भोजका विलेज के हेडमैन को कहा जाता है। ये तो उम्मीद थी मुझे कि आप लोग बता ही दोगे, हो सकता है आप लोगों ने बता दिया हो। अब ऐसा तो लाइव है नहीं कि मुझे पता चल पा रहा हो, क्योंकि ग्राम भोजका की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमने वो पढ़ी थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रुतबा रहता है इनका, अगर आपको याद हो। ठीक है, नाउ कौन सा बचा है आपका? लार्ज लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता है? तो इनको हम बोलते हैं वेलेलार। क्या बोला जाता है इनको? इनको हम बोलते हैं वेलेलार। थर्ड हमारा है जो रह गया, ऑर्डिनरी प्लाउकमैन, उनको बोला जाता है उजाहवार।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। लार्ज लैंड ओनर बड़े बड़े लैंड ओनर, दैट मींस वेलालार। सेकंड आपका ग्राम भोजका है, तो ग्राम भोजका किसे कहा जाता है? विलेज के हेडमैन को कहा जाता है, जिसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑर्डिनरी फ्लॉकमैन यानी उजावार। कदई सियार किसके लिए यूज हो रहा है? कदई सियार यूज हो रहा है लैंडलेस लेबरर्स के लिए। इंडिपेंडेंट फार्मर्स के लिए क्या यूज हो रहा है? गृहपतिज यूज हो रहा है। बेरी गाजा बारूच का पुराना नाम। आदिमई किसके लिए? स्लेव्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, विलेजेस में हमने देखा था ना कि विलेज में 3 टाइप के लोग होते थे, सदर्न पार्ट्स में और नॉर्दर्न पार्ट्स में हमने पढ़ा था, याद करो विलेज पीपल्स के बारे में। तो वहीं पर ही उजावार, ये गृहपति, वेलेलार, ये सारे टर्म्स हमने उसी टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं, इफ यू रिमेंबर। याद आ गया अब? चलो, ओके, गुड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बड़ी मेहनत से बड़े सोच समझ के टर्म्स बनाए थे। ठीक है, चलो नाउ आपके पास आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ आपके पास क्या है? ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? यही फिल करने हैं, दैट्स इट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ब्लैंक्स भरने हैं और ये सूटेबल जो वर्ड्स दिए हैं उनको आपको इनमें फीड करना है, भरना है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड डैश ईयर्स अगो। कितने सालों पहले आयरन का, है ना, लोहे का यूज सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ होना? कब, कितने सालों पहले आयरन का यूज सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट होना शुरू हुआ? जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताओ कितने सालों पहले। अब ईयर बोला है तो ईयर आपको यहाँ पे 2 दिए, मैंने जानबूझ के, पहले मैं 1 ले रही थी, फिर उनको ध्यान है अगर 1 रहेगा तो ये इजीली पता चल जाएगा, तो 1 तो नहीं बताना मैंने। मैं क्या करूंगी, 2 इस टाइप की डेट्स, ऐसे ईयर्स रख लूंगी, कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो या तो 2500 ईयर्स अगो या 3100 ईयर्स अगो, या तो 2500 ईयर्स अगो या 3000, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3100 ईयर्स अगो। 3000 यार, बार बार वो क्या होता है 2100 3000, वो कंफ्यूजन हो जाता है। मैं 3000 को 3 लाख बना लेती हूँ, आई एम सो सॉरी, है ना, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज प्लीज। In the dash part of the country, the village headman was known as the ग्राम भोजका। कंट्री के किस हिस्से में, किस पार्ट में जो विलेज के हेडमैन रहते थे, है ना, जो विलेज के हेड रहेंगे, उनको ग्राम भोजका कहा जाता था। कौन से हिस्से में? नॉर्दर्न, पंचमार्ग, वैसे तो हमें एरिया बोला है, लैंड ओनर, एनबीपीडब्ल्यू, सिल्वर कॉइंस, वाराणसी में कहा जाता था, या मधुरी में था, मदुरई, या मथुरा में कहा जाता था, या संगम में कहाँ कहा जाता था? देखो, एक ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि एंड हो चुका है। कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में ग्राम भोजका को, विलेज हेडमैन को ग्राम भोजका कहा जाता था? कौन से पार्ट में? क्या मथुरा में कहा जाता था? वाराणसी में कहते थे, है ना? प्लेस की बात करेंगे क्योंकि प्लेस कौन सी, या तो नॉर्दर्न हो सकता है, या तो वाराणसी आएगा, या तो मधुरी आएगा, या तो मथुरा आएगा। जल्दी बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे? अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, यहां पे एक बात और लिखिए, पार्ट। कभी आपने सुना है कि मथुरा पार्ट, या मथुरन पार्ट, या वाराणसी पार्ट, या मध्य प्रदेश पार्ट? ऐसा नहीं, हम बोलते हैं सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ये बोलते हैं ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न पार्ट। अब भी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था ना कि विलेजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि विलेज में 3 टाइप के लोग होते हैं। कौन से विलेजेस की बात करें? नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट के विलेजेस की, थोड़ी देर पहले जस्ट बोला था। इसलिए बातों पर ध्यान दिया करो, है ना। बातों में कुछ बातें ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत टाइम पास, आपके थोड़ा सा आपको बोरियत ना लगे, और ज्यादातर बातें काम की होती है, तो ध्यान रखा करो। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज डैश लिटरेचर। कुछ जो बहुत पहले के वर्क हैं जो तमिल भाषा में हुए हैं, उनको कौन सा लिटरेचर बोला जाता है? अब एक ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, अब बताओ आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे बताइए? 2500 पंच मार्क्ड कॉइन्स, लैंड ओनर, एनबीपीडब्ल्यू, सिल्वर कॉइन्स, वाराणसी, मदुरई, मथुरा, या संगम? क्या होगा आंसर? Some of the earliest works in Tamil known as,
इजी है, संगम लिटरेचर। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा? संगम लिटरेचर। तो चलो एक ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया है। नाउ द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स अगो, जो सबसे पुराने कॉइन्स लगभग जो 500 सालों तक यूज होते रहे, किस कॉइन्स की बात हो रही है? अब अगर कॉइन्स की बात हो रही है तो हम कॉइन्स के ऑप्शन पर फोकस करेंगे, है ना, और इधर उधर नहीं जाएंगे। तो कॉइन्स कॉइन्स कॉइन्स, तो एक ये लिखा है पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो क्या सिर्फ पंच मार्क्ड कॉइन्स ही है? अच्छा, ओके, सिल्वर कॉइन्स भी है ना। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है, सिल्वर कॉइन्स की बात हो रही है, फटाफट से बता दो। जानबूझ के ऐसे ऑप्शन लिए थे मैंने, है ना। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैंने अपनी मर्जी से बनाया और कौन सा रियल सही ऑप्शन है, वो वही बता पाएगा जिसको चैप्टर पता हो, अच्छे से याद हो। बताओ, इसलिए मैंने एक और कॉइन्स का डाल दिया। सिल्वर कॉइन्स या पंच मार्क्ड कॉइन्स, कौन से कॉइन्स की बात हो रही है? सिल्वर कॉइन्स की, पंच मार्क्ड कॉइन्स की? पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अभी आंसर मिल गए हैं, अभी और भी ऑप्शंस बाकी हैं, तो भागना नहीं है, आगे देखते हैं। चलो, several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in, बहुत से inscriptions, है ना, जो सरफेसेस पे हो रखे, जैसे स्टोन सरफेस पे बने हैं, स्टोन स्लैब होता है ना, उस पे बने हैं, स्टैच्यूज पे इस पे तरीके से बने हुए हैं, वो कहाँ मिले हैं, कौन सी जगह पे मिले हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। जगहों की अगर हम बात करें तो जगह कौन, मतलब ऑप्शंस कौन से बचे हैं वो मैं यहाँ लिख दूं। चलो लिखने की जरूरत नहीं, आप देखो कौन से कट गए, ये हम इसको क्रॉस ही कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये हट गया है, ये हट गया है, और क्या हट गया है? सिल्वर कॉइन, नहीं सिल्वर कॉइन्स नहीं हटा भी, पंच मार्क कॉइन्स हट गया है, नॉर्दर्न हट गया है। अब क्या क्या बचा है? लैंड ओनर, एनबीपीडब्ल्यू, वाराणसी, मदुरई, मथुरा। लेकिन अगर हम फोकस करें मैम कि प्लेस पूछी, तो प्लेस में हम इन्हीं तीनों में से चुनेंगे कि वाराणसी है, मदुरई है या मथुरा है, कौन सी जगह? प्लेस पूछिए तो प्लेस बताएंगे, है ना, हम लैंड ओनर तो डाल नहीं देंगे उसमें, सिल्वर कॉइन्स तो डालेंगे नहीं। क्या होगा आंसर हमारा? हमारा आंसर, अरे मैं इंतजार करवाती, हुई टिकी हो गया, मथुरा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मथुरा में मिले थे। नाउ डैश इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। किसकी बात हो रही है? वो कैसा है? हार्ड होता है, कड़क होता है, कठोर होता है, और व्हील मेड होता है ना, ऐसे मतलब चक्रे से ऐसे बनाया गया, उसको शेप दिया गया, और मेटेलिक लुकिंग वेयर है ना, मेटल जैसा ऐसा रहेगा, ऐसा लुक रहेगा, और उसकी सरफेस कैसी रहेगी? शाइनी ब्लैक सरफेस। उसकी सरफेस कैसी रहेगी? काली रहेगी, है ना। क्या बोलेंगे उसको? अब बताओ क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे प्लेस की तो बात हो नहीं रही है ना, प्लेस की बात नहीं हो रही, या तो सिल्वर कॉइन्स होगा आंसर, या तो एनबीपीडब्ल्यू। नाउ अब बताओ क्या होगा? या तो ये हो सकता है, या तो सिल्वर कॉइन्स की बात हो रही है। तो क्या हम कॉइन्स को ऐसे व्हील पे ऐसे रख के बनाते हैं क्या? नहीं। कलर ऐसे देते क्या? नहीं। किसकी बात हो रही है? एनबीपीडब्ल्यू की बात हो रही है। एनबीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताओगे, एनबीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना मुझे। There were famous centers such as dash in north and in the south। चलो किस सेंटर की बात हो रही है जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पे मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो आपको दिख जाएगा आंसर। चलो हाँ बच्चों, मैंने देख लिया, जल्दी बताओ। There were famous centers such as dash in the north and dash in the south। कौन से सेंटर्स की बात हो रही है? ऑप्शंस हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस, कौन से सेंटर की बात हो रही है। अब जगह कौन सी बची है, दैट्स इट, जगहों पर फोकस करेंगे। तो मथुरा तो कवर हो चुकी है, और जगह कौन सी बच रही है हमारे पास? नॉर्दर्न भी कर लिया है हमने, जगह बच रही है हमारे पास। मैं आपको तरीका बता रही ढूंढने का, ठीक है। वाराणसी और मदुरई, कौन सी प्लेस बच रही है? वाराणसी और मदुरई बच रही है। तो दो प्लेसेस हमसे पूछिए, क्या पूछा है हमसे कि फेमस सेंटर्स कौन से हैं, है ना, साउथ में, मदुरई और वाराणसी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वाराणसी एंड मदुरई। ठीक है। नाउ लास्ट, द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट। अब मैं इसको रिवील नहीं करूंगी, क्या होगा? अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, नहीं तो आपको तो पता चल ही जाएगा। जो ग्राम भोजका रहते थे उनको क्या माना जाता था? लार्जेस्ट वॉट? विलेज हेडमैन तो हम बोल ही रहे हैं, और क्या बोला जाता था उनको? चलो इतने तो मैं आपके लिए फेवर कर ही देती हूँ। क्या बच रहा है ऑप्शन? कौन से ऑप्शन हट चुके हैं? लेट्स एलिमिनेट देम फर्स्ट।
ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया है ना, NBPW हट गया, संगम 3000, मथुरा, मदुरई, वाराणसी, सिल्वर कॉइन्स, ये मैंने इसलिए हटाया क्योंकि एक्स्ट्रा लिया था और इसका कोई रूल नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें वो बताना है कि बोलते क्या है। तो बोलेंगे क्या, लैंड ओनर, है ना, क्या बोलेंगे उनको, भूस्वामी, लैंड ओनर, उनको हम बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लैंड ओनर, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स। ठीक है, ये आपके फिलिंदा ब्लैंक से मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, MCQs हैं या ट्रू फॉल्स तो नहीं है या क्वेश्चंस तो नहीं है, लेट्स सी। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, चलो। ओके, पहला आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। where were some of the largest collections of iron tools found? कौन सी जगह पे, कहां पर जो है बहुत सारा आयरन टूल्स का कलेक्शन हमें देखने को मिलता है? नियोलिथिक बरियल्स, मेगालिथिक बरियल्स, माइक्रोलिथिक बरियल्स, या बोथ A and C, नियोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक बरियल्स। आयरन टूल्स का कलेक्शन हमें कहां देखने को मिलता है? टाइम लीजिए, सोचिए आंसर आराम से, सोचो सोचो, बताओ बताओ। मेगालिथिक, नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, या बोथ A and C? कहाँ पे आयरन से बने हुए टूल्स का हमें खूब सारा कलेक्शन, लार्जेस्ट कलेक्शन देखने को मिलता है? किस साइट की, किस जगह की बात हो रही है? नियोलिथिक बरियल्स, बरियल्स है ना, बरियल्स यानी क्या बोल रहे हैं हम, बरियल्स का मतलब वो होता है ना, दफनाने वाली जगह, दफनाना, दफनाया जाता है जो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेगालिथिक बरियल। ये माइक्रोलिथिक कुछ नहीं है, बरियल्स आप कॉमन सेंस थोड़ा यूज करते। नियोलिथिक स्टोन एज है, माइक्रोलिथिक एक स्टोन एज, मतलब जो मीजोलिथिक में आता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। मेगालिथिक बरियल, ये बरियल है प्रॉपर, है ना, प्रॉपर बरियल है, जिसमें हमने देखा था अभी कुछ चैप्टर में हमने पढ़ा भी था हमारा, ये देखो ऐसे जो दफनाया जाता है इस तरीके से, है ना, बड़े बड़े बोल्डर से, ऐसे स्टोन बोल्डर से दफनाया जाता है, मेगालिथिक बरियल्स जिन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो वहां पे आयरन टूल्स बहुत सारा मिले, उनका कलेक्शन बहुत मिला है। चलो, Which iron tools were used 2500 years ago? X is for clearing forest, iron plowshare, या both A and B and none of the above? कौन सा आयरन टूल जो लगभग मिला है 2500 ईयर्स को यूज किया जाता था? तो कुल्हाड़ी, है ना, पेड़ वगैरह को काटने के लिए वो वाला टूल मिला है, या जुताई के लिए जो हल यूज किया जाता है आयरन प्लॉगशेयर, या बोथ, दोनों ही मिले, या नन ऑफ दी अबव, दोनों ही नहीं मिले, इन कुछ अलग ही मिला है जो दिया ही नहीं है? बताओ, फटाफट से बताइए। क्या होगा आंसर? X is for clearing forest, iron plowshare, both A and B, and none of the above. सोचो सोचो सोचो, क्या होगा आंसर? देखो, आपको भी जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं और इजी भी है इसको बताना, तो जब ये आ जाता है तो मोस्टली जो है बोथ A and B, क्योंकि हमने पढ़ा भी था, सिर्फ तुक्काबाजी नहीं करनी है, पढ़ा भी था कि भाई कुल्हाड़ी मिली थी जिससे फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करने काम आती थी, और आयरन प्लॉगशेयर। ठीक है, चलो। How many kinds of people were living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब मैच द कॉलम कर रहे थे, अगर याद हो तो बता दोगे फटाफट से, और वैसे याद हो तो बता ही दोगे, और नहीं याद हो तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। मैंने बताया था ना कि विलेजेस में, स्पेशली नदर्न एंड सदर्न पार्ट का हमने चैप्टर में देखा था कि कितने टाइप ऑफ पीपल रहते हैं कैटेगरी के, 2, 4, 6 या 3। 2 है, 4 है, 6 है, या 3 है, मैंने आपको बताया था। बताओ, टू, 4, 6 या 3? कितने टाइप ऑफ पीपल नदर्न और सदर्न पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं? कितने?
3 टाइप के, है ना, 3 टाइप के लोग हमें देखने को मिलते हैं, 3 टाइप ऑफ पीपल। आंसर 3 रहेगा। चलो, men and women who did not own land and had to earn their living working on the fields were known as। men and women जिनके पास खुद की जमीन नहीं है ना, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए, भाई कमाने के लिए वो फील्ड्स में काम करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दासीज, दासियूस, दास कर्मकारा या कर्मकारियार, क्या बोला जाता है? बताओ। खुद की जमीन नहीं, खुद का लैंड नहीं, लेकिन दूसरों की फील्ड्स में बेचारे काम कर रहे होते हैं, तो क्या बोलेंगे उन्हें? दासी, दासियूस, दास कर्मकारा या कर्म करे यार। कर्म करे यार, वाह, कमर करे यार, कर्म करे यार। बताओ। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा दास कर्मकारा कहा जाता है। क्लियर? चलो, अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ दी, है ना, लगभग अराउंड ये कर लेना, अराउंड कितने ईयर अगो? 2000 ईयर्स अगो मथुरा क्या बन गई थी? सेकेंड कैपिटल बन गई थी। कौन से राज्य की, कौन से डायनेस्टी के? शाक्य, मौर्यंस, गुप्त या कुशंस? किनकी जो है मथुरा सेकेंड कैपिटल बन गई थी लगभग 2000 सालों पहले? शाक्स की बनी थी, मौर्यंस की बनी थी, गुप्त की बनी थी या कुशंस एम्पायर? कौन से एम्पायर की बनी थी? बताओ, सोचो सोचो आराम से। जब चैप्टर में पढ़ो तो तब तो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जब आते क्वेश्चन से लगता है इस चैप्टर में क्वेश्चन था क्या, याद नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में कोई ये चीज़ें थी क्या, टॉपिक था क्या, बिल्कुल होश आवाज़ ही नहीं है। किसकी होगी? देखो, मौर्यंस की तो क्या लगता है, गुप्ताज और मौर्यंस की, शाक्स और कुशंस के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, है ना। हेलो मैम, डरा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, दिल बैठा जा रहा है। क्या होगा आंसर? क्या लगता है? अपना स्कोर भी बता देना, ठीक है, 5 में से अपना स्कोर भी बता देना। आंसर रिवील कर रहे हैं, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कुशंस। मैंने बोला था ना इनके चांसेस नहीं, शाक्स या कुशंस के, ठीक है। कुशंस की बन गई थी सेकंड कैपिटल। अपना स्कोर बता दो और जल्दी जल्दी से भैया लाइक भी कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है ना? ओके, चलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली फाउंड इन विच शेप? पंच मार्क्ड कॉइन्स के शेप तो थे काफी सारे, लेकिन जनरली वो किन शेप में हमें मिला था? क्या ट्राइंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप के थे, ओवल शेप के थे? ओवल वो थोड़ा हम बोलते हैं ना एग जैसा, अंडेकार, अंडाकार जैसा, या ऑल ऑफ द अबव? इसी टाइप पे पूरे सारे ही शेप के थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो ऑलमोस्ट हमने देखा था 500 ईयर्स तक जो है फेमस थे, काफी ज्यादा यूज होते थे। और पंच मार्क्ड उन्हें क्यों बोला जाता था? क्योंकि उन्हें ऐसे पंच इस टाइप से उनको बनाया है, शीट में जाता था, ठीक है। हमारे आज के जैसे कॉइन्स नहीं है, वो अलग अलग शेप के रहते थे। आज तो हमें सर्कल इसी टाइप के कॉइन्स मिलते हैं। तो ट्राइंगुलर शेप के थे, रेक्टेंगुलर शेप के थे, ओवल थे या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी बताइए फटाफट से, आपके पास कुछ ही सेकंड्स है, ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। क्या होगा? पंच मार्क कॉइन्स बहुत फेमस है हिस्ट्री में, इनका नाम हर जगह आपको सुनने को मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा? कौन सा शेप है? ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है। और भी शेप्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही मेंशन किया है। पता चले मैंने बोल दिया सारे तो आपने धड़ाक से लगा दिया बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। चलो, NBPW ऑल्सो नोन एज, NBPW किसे बोलते हैं? जो बहुत ही शाइनी सा होता है, उसका सरफेस बहुत ज्यादा ग्लासी सा होता है, किसे बोलते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लू पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्राउन पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न बिग पॉलिश्ड वेयर? क्या बोलेंगे? NBPW। देखो सब में आपको NBPW दिखेगा, ऐसा तो है नहीं आपको NBPW कहीं नहीं दिख रहा, बट ऑप्शन आपको याद होना चाहिए कि क्या है। ऑप्शन तो बैठे ही होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, सब टू यू कि आप उसको सही कैसे क्या लगाते हैं। जल्दी बताइए। NBPW ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लू पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्राउन पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न बिग पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न तो है, देखो इसमें कॉमन क्या क्या है? इसमें कॉमन सब कुछ है, बस ये जो है ना कलर, ये कलर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, बिग,
ये क्या है, ये कॉमन नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट दीज। कलर, कलर कौन सा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, बिग, कलर आएगा तो देखो बिग तो आने से रहा, मैंने पहले बोल दिया कलर आएगा, तो हमें बिग स्मॉल से वी डोंट केयर, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम, या तो ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा ब्लैक वेयर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके बारे में आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि NBPW का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ब्लैक कलर फेवरेट है क्या आप लोगों का, कौन सा कलर फेवरेट है, मेरा तो है भी। Which book describes the rules for spinning and weaving? कौन सी किताब है जिसमें स्पिनिंग करने के लिए, बुनाई के लिए और वीविंग के लिए, है ना, उसके रूल्स मेंशन है, कौन सी बुक में, अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, भागवत गीता या ऋग्वेदा, किस बुक में, कौन सी बुक में रूल्स स्पिनिंग और वीविंग के डिस्क्राइब है, किस बुक में, अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, भागवत गीता या ऋग्वेदा, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था ना, पूरा प्रॉपर रूल्स है कि कैसे काम करना है, अगर आप मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं, है ना, आपको क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी भी देखनी है, आपको काम अच्छा करके तो देना ही है, साथ में खूब सारा काम करके देना, ऐसा नहीं है कि खूब सारा काम करके दे दिया, जैसे खूब सारा खाना बनवा दिया उसमें टेस्ट नहीं है हाथों में, नहीं, टेस्ट भी होना चाहिए और खूब सारा बनाना भी है आपको, प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स। और जो सुपरिटेंडेंट था उसको सुपरवाइज करने का काम था, है ना, उसको ढंग से इज्जत से बात करनी होती थी, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो उसको भी क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है जो चाणक्य ने बताए थे, है ना। कौन सी बुक थी, कौन सी बुक थी, जल्दी बताइए, अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, भागवत गीता या ऋग्वेद, जल्दी से बताइए। अब तो बता दो, अब तो मैंने नाम भी ले लिया, मैंने राइटर का नाम भी ले लिया, अब तो आप बता ही सकते हो, जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए। अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, भागवत गीता या ऋग्वेद, बताओ फटाफट से। स्पिनिंग एंड वीविंग के रूल हमें कहां मिलेंगे, अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, भागवत गीता या ऋग्वेद, क्या होगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य और चाणक्य ने, इतना बड़ा हिंट दे दिया, उनकी तो बुक इतनी फेमस है, इतनी ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो, Which association was formed by craftsperson and merchant, है ना, किसका संघ होता था, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट का संघ होता था, एसोसिएशन होता था, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणीज, सेनीज, श्रेनाज और सेनाज, क्या बोला जाता है, जो संघ होता है, एसोसिएशन होता है क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स का, उसे क्या कहा जाता है, श्रेणीज, सेनीज, श्रेनाज या सेनाज, है ना, शहनाज नहीं है, सेना। सही बताओ, जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए, क्या होगा, श्रेणीज बोलेंगे, सेनीज बोलेंगे, श्रेनाज बोलेंगे या सेनाज बोलेंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। श्रेणी, सेनी, श्रेनाज या सेनाज, देखो क्या आंसर होगा हमारा, श्रेणी, है ना, क्या बोला जाएगा, श्रेणी बोला जाएगा, पढ़ा था हमने। किसका एसोसिएशन रहता है, किसका, ये ध्यान रखना है, क्राफ्ट पर्सन लोगों का और मर्चेंट लोगों का। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन क्या करते हैं, सामान वगैरह बनाते हैं, क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, और उनको बेचने का काम, ट्रेड करने का काम कौन करते हैं, मर्चेंट्स करते हैं। मर्चेंट्स मींस व्यापारी लोग, ट्रेडर लोग। ठीक है, तो उनके एसोसिएशन को क्या कहते हैं, श्रेणीज कहते हैं। क्लियर, चलो, श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज डैश वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, कौन सी जगह, मतलब श्रेणीज का काम क्या रहता था, डैश। नाउ ऑप्शंस आर सेविंग बॉक्स, बैंक्स या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि क्या किसके लिए भी काम करते थे श्रेणीज, जहां पे रिच मैन, पैसों वाली पार्टी, चाहे औरत हो या आदमी, वो लोग क्या करते थे, पैसा डिपॉजिट करते थे, जमा करते थे। किसकी बात हो रही, कौन सी जगह पे, सेविंग बॉक्स या बैंक्स, कहां पे पैसा जमा होता है, सेविंग बॉक्स में भी हम पैसा जमा करते हैं, संभाल के रखते हैं ना, सेविंग्स रहती है, और बैंक तो फिर है ही बैंक। तो बता दो फटाफट से, बोथ है या सेविंग बॉक्स है ओनली, या बैंक है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है मैम, नन ऑफ द अबव तो होने से रहा, पहले आपने बोल दिया। ठीक है, अब क्या बचा, 3 ऑप्शंस बचे, जल्दी जल्दी सोचो और बताओ, हमने पढ़ा है चैप्टर में, कोशिश करो, सही बताओ जल्दी जल्दी से,
क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बैंक होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? बैंक्स बोलेंगे। बैंक मतलब एक और मीनिंग होता है ना बैंक का। Which of the following cities of India was coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands between 2200 and 1900 years ago? कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया, मैं कहीं बार आपको बता चुकी हूँ, ये वाला जो हम ऐसे बोलते हैं ना, देखो भाई मेरी तो ड्राइंग अच्छी है नहीं, सीधी साफ बात, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, ऐसे जो समुद्र के पास वाला एरिया है ना, कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं। जैसे इस तरफ हमारा रहता है, वेस्ट साइड हमारा अरेबियन सी है, ईस्ट साइड हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी जिसे क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो समुद्री इलाका है कोस्टल रीजन। तो कौन सा कोस्टल एरिया है इनमें से? ऑप्शन है आपके पास अरिकमेदु, यनम, कराईकाल या येविराका। Which of the following cities of India was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands? मतलब जहाँ पे नाव आती थी, शिप्स आते थे और जो भी सामान या गुड्स लेकर आ रहे, क्योंकि दूसरी दूसरी जगह से ट्रेडिंग चलती थी, लाना ले जाना, सामान लेना खरीदना, ये सब चलता रहता था। तो शिप्स दूसरी दूसरी जगहों से आते थे, यहाँ पे रुकते थे और सामान क्या होता था? उतरता था। देखो हम बोलते हैं लोडिंग ऑटो, सुना होगा आपने, लोडिंग ऑटो, यानी हम जब सामान चढ़ा रहे होते हैं, लोड करना। अनलोडिंग जब सामान उतार रहे होते हैं, ठीक है। तो अनलोड होते थे जो भी सामान है, शिप से उतरते थे कोस्टल एरिया में। कब? ऑलमोस्ट जो टाइम है 2200 से लेके एंड बिटवीन 1900 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट। तो किस सेटलमेंट की बात हो रही है? हमने पढ़ा है अरिकमेदु है, यनम है, कराईकाल है या येविरेका है? बताओ कौन सा सेटलमेंट है? अब समझ में आ गया, ये इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगी मैं भाई, बड़ी मुश्किल से ये भी बन पाता है मुझसे। चलो, अरिकमेदु है, यनम, कराईकाल, येविरेका, कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए। देखो अगर वर्कशीट कर रहे हैं हम तो आपको चैप्टर क्लियरली मेंशन है कि मैम दिस इज चैप्टर 8, सो वी आर श्योर कि जो टर्म्स है इस चैप्टर में कौन से है एटलीस्ट वो तो आपके माइंड में होंगे, राइट? तो कौन सा होगा? यनम पढ़ा था क्या हमने इसमें? कराईकाल, येविरेका कुछ भी नहीं पढ़ा था हमने। किसके बारे में पढ़ा था? हमने अरिकमेदु के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। वैसे हमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना होता है क्योंकि हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। यहाँ एलिमिनेशन करने नहीं बैठे हैं कि तुक्का लग रहा है, ठीक है, आइडिया मिल गया, ये ध्यान रखना। चलो, डैश अ टॉल डबल हैंडल जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बहुत ही लंबा सा टॉल और जार, कैसा? ऐसे जार होते हैं ना जैसे, यार फिर से वही बात है कि मेरे से बनता नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। डबल हैंडल नहीं, हैंडल कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, कितना गंदा बन रहा है। रुको रुको रुको, है ना, ऐसा जार जैसा समझ लो, डबल हैंडल जार है ऐसा, दो हाथ से, जैसे जग होता है ना तो एक हैंडल रहता है, डबल हैंडल वाला जार, उसमें क्या रखा रहता है? उसमें लिक्विड रखा जाता है, कुछ भी लिक्विड वाली चीजें। अब लिक्विड तो पीने वाली भी हो सकती है, वाइन वगैरह, और ऑयल वो भी लिक्विड है। तो वो क्या है? वो जार को क्या बोलते हैं? एम्फोर, एम्फोरिया, एम्फो या एम्फोरे। आप बोलोगे मैम सब भाई बहन ही है, जुड़वा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फर्क है। तो थोड़ा सा फर्क से हमें मतलब नहीं है, हमें एग्जैक्ट बताना है कि राम, श्याम, सीता, गीता में से किसको पकड़ना है आपको, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे ऑलमोस्ट एक ही, तो राम के जगह शाम को पकड़ लो। अरे भाई जिसने काम किए हैं ऐसे उसको पकड़ेंगे। तो बताओ सही आंसर कौन सा होगा? एम्फोर, एम्फोरिया, एम्फो या एम्फोरे। इस टाइप के जार में जिसमें लिक्विड चीजें मिलती हैं, लिक्विड कोड पे लाइक वाइन और ऑयल, बाकी लिक्विड फॉर्म में तो बहुत सी चीजें मिल जाएगी। बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई डी, एम्फोरे, ठीक है। चलो, Which place was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones? कौन सी जगह, है ना, सोने के लिए, मसालों के लिए और स्पेशली पेपर मतलब क्या होता है? काली मिर्ची, और कीमती पत्थरों के लिए फेमस है। कौन सी जगह? नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया? देखो मैं कई बार बोल चुकी, मसाले मसाले मसाले, यहाँ के मसाले बहुत फेमस है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। अभी 2-4 बार कई बार बता चुके, पिछले बीते चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा। तो इजी है ये मसाले ना, तो याद ही रख लो कहाँ के फेमस होंगे। क्या नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया? बताओ, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। मसालों से कुछ चटपटा खाने का मन करने लग जाता है, ऊपर से काली मिर्ची सोच के तो क्या ही बोले फिर। जल्दी बताओ।
तो अगर मसालों की बात हो रही है या गोल्ड की बात हो रही, सोने की बात हो रही, तो साउथ इंडिया बड़ा फेमस रहता है इस चीज के लिए, ठीक है, साउथ इंडिया। अब जब आप, अभी तो आप लोग छोटे 6th में हैं, जैसे ही आप 8th में जाएंगे ना, तो जब आप पढ़ेंगे ना, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने इन्वेड करा था, तो मतलब वो ट्रेड करने आए थे बेसिकली, तो उनको ना हमारे साउथ के मसाले इसी के लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में मसालों की। इवन रोमन एम्पायर से जो हमारा ट्रेड चला है उस बीते वक्त में, जो अभी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो मसाले बड़े फेमस थे, ठीक है। Who among the following rulers were best known for controlling the Silk Route around 2000 years ago? इनमें से कौन सा रूलर है ना, राजा शासक ऐसा था, चलो यार दूसरा कलर लो, व्हाइट सेम हो रहा है, ओके ठीक है, were best known for controlling the Silk Route around 2000 years ago, जो सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहता था लगभग 2000 सालों पहले। क्यों सिल्क रूट को? सिल्क रूट मतलब ट्रेड रूट कह लीजिए, वहां से ट्रेडिंग होती है, और अगर कोई राजा है उसको पता है कि मेरे एरिया ऐसा है कि जहां से मर्चेंट्स का आना जाना आवन जावन लगा रहेगा, तो अगर मर्चेंट आएगा तो मुझे खुश करने के लिए मेरे लिए खूब सारे गिफ्ट ट्रिब्यूट लेकर आएगा, या मैं टैक्स लगाऊंगा उन पे, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सही है यार, अपना एरिया है, ये मेरा एरिया है, आप पार्क कर रहे हो तो आप मुझे पैसा दो भाई, फाइन वो जो है आप पे करना पड़ेगा उसके बदले। तो मैं क्या चाहूंगी कि एरिया मेरा हो, ताकि मैं यहाँ पे पार्किंग वगैरह का बनाऊं, और लोग जब रोकेंगे या यहाँ से निकलेंगे या जो भी करेंगे एरिया से, तो मुझे पे करेंगे। तो राजा लोग की बड़ी नजर रहती थी कि इन रूट्स को कंट्रोल करें, ताकि खूब सारा पैसा, ट्रेड और ट्रिब्यूट, टैक्स और ट्रिब्यूट्स मिल पाए, है ना। तो कौन सा रूलर था? कुशन्स, चोल्स, चालुक्यास या चेरास? बताओ। कुशन्स थे, चोल्स थे, चालुक्यास थे, चेरास थे, क्या थे? बताओ, सोचो सोचो सोचो। अभी तक मैंने आपको लंबा सोचने का टाइम नहीं दिया ना, काफी देर से मैं फटाफट बता देती हूँ, सोचा आराम से। कौन चाहता था सिल्क रूट को कंट्रोल करना? मतलब चाहता क्या था? कंट्रोल कर ही रहा था, ऐसा नहीं है चाहता नहीं था, कर भी रहा था। कुशन्स, चोल्स, चालुक्यास या चेरास? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फेवरेट के से क्या आता है कोमल मैम? कुशन्स, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, इजी है। अब आपके पास आ गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अच्छा, टोटल कितने थे? अब जरा मुझे ना इसमें से अपना स्कोर बता दो, है ना। 14 हो गए, 14 में से अपना स्कोर बताओ, लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। बता दिया स्कोर, कर दिया लाइक शेयर, चलो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन? तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो इंस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चैप्टर फर्स्ट से इंस्क्रिप्शंस इतना भर भर के पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब हम हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं, है ना, लाइक स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, हम उस पर लिखते हैं। तो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस की बात हम कर रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं? तमिल और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। तमिल एक लैंग्वेज है। तमिल इज व्हाट? तमिल इज अ लैंग्वेज, भाषा है एक। क्या है? एक भाषा है, एल तो एल लगी नहीं रहा है, ठीक है। और ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ना कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, ये देखो, अ ब सा दा, राइटिंग घटिया है, बिल्कुल हंसना नहीं, अ ब स दा, तो हमें पता है ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है। लेकिन ये जो अ ब स दा, ये जो हम लिख रहे हैं, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। ये लिपि कौन सी है? ये हम यूज करें देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज हिंदी है। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि तमिल इज अ लैंग्वेज एंड ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट। तो चलो देख लेते हैं। Several pieces of pottery have inscriptions. बहुत से जो pieces थे पोट्री के, उनमें inscriptions मिले हुए थे। वो भी कैसे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। किस स्क्रिप्ट में मिले थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले थे। ब्राह्मी इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ स्क्रिप्ट, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। Which was used to write तमिल? ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, जो किस लिए यूज हो रही है? तमिल भाषा को, तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए। These are called तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्राह्मी भी कोई लैंग्वेज है। तमिल तो हमें पता है भाषा है ना, लेकिन ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट। तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया, इसीलिए कह रहे हैं तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। जो कहां पे मिले थे? जो बहुत सारी पॉटरी हैं उनके पीसेस में मिले थे, ठीक है। चलो
व्हेन वर आयरन वेपन्स फाउंड, है ना, आयरन वेपन्स जो है मतलब लोहे के बने हुए जो हथियार हैं, कहाँ मिले, कब मिले? आयरन से बने हुए टूल्स, वेपन्स, हथियार कहाँ और कब मिले? चैप्टर में पढ़ा था हमने आयरन टूल्स, मतलब जैसे स्पेशली अगर हम देखें तो मेगालिथिक बरियल में भी बहुत सारे मिले थे जो है आयरन टूल्स, आयरन वेपन्स, अगर आपको याद हो। Some of the largest collections, tools, weapons were found in the megalithic burial about 2500 years ago. देखो सही बोला ना मैंने, तुक्का नहीं मारा है, मुझे पता था। ये वाले देखे थे ना हमने, ऐसे क्या करते थे, ये डेड बॉडी को ऐसे यहाँ पे दफना दिया, अच्छी डेड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे राउंड एंड राउंड बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि पता चल जाए भाई यहाँ पे कोई दफन है, यहाँ से चल के मत चले आना, है ना, इस तरीके से। तो मेगालिथिक बरियल हमने पढ़ी थी, तो इसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन में क्या मिले थे? आयरन वेपन्स मिले थे, खूब सारा, मतलब बहुत अच्छा खासा कलेक्शन था किसका? आयरन टूल्स का, है ना, लोहे से बने हुए टूल्स, वेपन्स का। कब मिला था? ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो, 2500 सालों पहले, ठीक है, क्लियर हो गया? मेगालिथिक बरियल एंड अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। चलो, What were the irrigation works built around 2500 years ago? इरिगेशन वर्क्स क्या कराया गया लगभग 2500 सालों पहले? इरिगेशन वर्क, इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई करना होता है ना। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, किसानी कर रहे हैं, तो फसलों के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। और वही पानी क्या बोलते हैं उसी को, जो कैनल वगैरह से आता है, कनाल वगैरह बने रहते हैं ना, या हम पानी वगैरह छिड़कते हैं, स्प्रिंकलिंग वगैरह करते हैं, कुएं के थ्रू करते हैं, जो भी है, उसको क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं, क्योंकि खेतों के लिए सिंचाई जरूरी है। और आपको तो फिर पता ही है फसल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी से वो उग नहीं पाएगी। चलो देखते हैं क्या क्या कराया गया। द इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट अराउंड 2500 years ago वर कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, है ना। इवन जो है आर्टिफिशियल तो फिर पता ही है, नकली, ऐसे नकली जो एक तो नेचुरली मिल रहे हैं वो लेक्स, और आर्टिफिशियल लेक्स जो नकली लेक्स मिलते हैं, टैंक्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, कैनल्स बनाए गए, फॉर व्हाट? फॉर इरिगेशन पर्पस। क्योंकि पता चल चुका था, पता था ना कि खेती बाड़ी कितनी ज्यादा जरूरी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज मस्ट, है ना, इज नीडफुल, नेसेसरी। तो नेसेसरी है, नीडफुल है, जब ये पता चल चुका है। कहां से पानी आ रहा है? कैनल से, वेल से, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, क्लियर। चलो, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन इन मोस्ट ऑफ विलेजेस। बहुत से विलेजेस में आपको क्राफ्ट पर्सन की लिस्ट बतानी है, क्राफ्ट पर्सन की लिस्ट बनानी है उस टाइम के विलेजेस की, अभी के नहीं, पता चले अभी के गांव वगैरह के बारे में बता दो। अभी का जमाना, पहले का जमाना इस कंप्लीटली डिफरेंट, पहले के और थे, अभी के और है, मतलब वो है यहाँ पे, लेकिन हमें उस टाइम के विलेजेस के बताने हैं, ठीक है। चलो, In most villages there were also some craft persons such as blacksmith. अच्छा ये बताओ, ये blacksmith क्या होता है? blacksmith, goldsmith क्या होता है? black यानी काला, है ना, black means काला, मेरा बहुत फेवरेट कलर, और गोल्ड जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और स्मिथ क्या है? हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ को? लोहार, है ना, लोहार बोलते हैं। और गोल्ड स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? सुनार बोलते हैं, है ना। तो ब्लैक स्मिथ बहुत थे, पॉटर्स बहुत थे, कारपेंटर्स भी थे, और वीवर्स थे, है ना, जो कपड़े वगैरह बनाते थे बुन के, यान से, थ्रेड से, कॉटन से, क्या बनाते थे? कपड़े बनाते थे। कारपेंटर्स क्या हो गए? कारपेंटर्स क्या बोलते हैं? वो बड़े ही बोलते हैं ना, जो उसका काम करते हैं लकड़ी वगैरह का, वो हो गए। और पॉटर्स, पॉटरी वगैरह करने वाले। तो कौन कौन लोग, क्राफ्ट पर्सन कौन से मिले हुए थे? ब्लैक स्मिथ थे, पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे। जो कहाँ मिलते थे? बहुत सारे विलेजेस में ये मिलते थे। क्लियर हुआ? चलो, मेंशन द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा। मथुरा में जो लोग रहते थे उनके काम धंधे के बारे में, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में, उनके काम के बारे में हमको बताना है, क्योंकि मथुरा काफी सालों तक क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिटी रही। और कोई भी सिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एंड वी हैव ऑलरेडी रेड सो मेनी रीजंस कि क्यों भाई जो मथुरा है इतनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे। याद करो मथुरा में क्या क्या चीजें होती थी। मथुरा इंपॉर्टेंट था तो क्या लोग काम धंधा करते थे वहां पे? सिटी थी, है ना, सिटी थी, विलेज तो था नहीं। सोचो जरा, सिटी में, एक शहर में क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। पीपल लिविंग इन मथुरा वर गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, देखो गोल्डस्मिथ भी आ गया ना, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स। क्या बात है,
बहुत बढ़िया, परफ्यूम्स वगैरह बनने लग गए थे। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार भी थे, ब्लैक स्मिथ भी आ गए थे, वीवर भी आ गए थे, बास्केट मेकर्स भी आ गए थे, ठीक है, गार्लैंड मेकर्स भी आ गए थे और परफ्यूमर्स भी थे, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये मथुरा सिटी की बात हो रही है, विलेज का हमने अलग बताया, ठीक है। चलो, नेम 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस ऑफ तमिल रीजन। हमें क्या करना है, तमिल रीजन में जो तमिल मतलब सदर्न पार्ट, क्योंकि हमने विलेज का पढ़ा था कि विलेज में 3 टाइप के लोग रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में, नॉर्थ यानी उत्तर वाला, साउथ यानी साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण, दक्षिण वाला, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो तमिल रीजन के विलेजेस में किन टाइप के, 3 टाइप के लोग रहते हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो किन टाइप के लोग रहते हैं, चलो देखते हैं। The 3 different kinds of people living in most villages in the southern part of the subcontinent or the Tamil region were the landowners known as Velalar, ordinary ploughmen known as Uzahavar, and landless laborers such as slaves known as Kadaisiyar and Adimai. किन किन टाइप के लोग रहते थे, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूं, 3 type of people, 3 types of people वर, किन किन टाइप के थे। पहला हमने क्या देख लिया, सबसे फर्स्ट हमने कौन सा देखा, लैंड ओनर। लैंड ओनर का मीनिंग क्या होता है, अच्छा मुझे बताना। लैंड ओनर का मीनिंग मैं कई बार बता चुकी हूं, लैंड ओनर का मीनिंग क्या होता है। सेकंड क्या है, लैंड ओनर के बाद क्या देखा हमने, ऑर्डिनरी प्लाउमैन। प्लाउमैन देख लेते हैं, जो जुताई करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो मैंने बना के बताया था, ये क्या रहता है हमारा, है ना, वो हल, हल इस टाइप का, ठीक है, प्लाउमैन, इनको क्या बोलते हैं। उसके बाद स्लेव्स भी थे, लैंडलेस लेबरर्स भी थे, है ना, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी लेकिन दूसरों की जमीन में काम करते थे। काम तो करेंगे ना यार, खर्चा पानी चलाना ही नहीं चलाना है ना। चलो, लैंडलेस लेबरर्स, आफ्टर दैट स्लेव्स। और कौन थे, स्लेव्स थे दास। अब इनको क्या बोला जा रहा है, लैंड ओनर को बोला जा रहा है वेलेलार, है ना, लैंड ओनर को क्या बोला जा रहा है, वेलेलार। नाउ प्लाउमैन को क्या कह रहे हैं, उजाहवार, ठीक है, उजाहवार कहा जा रहा है। उसके बाद लैंडलेस लेबर को क्या बोला जा रहा है, कदाईसियार, है ना। कदाईसियार, उसके बाद आदिमई। अच्छा, आदिमई से सुन के ऐसा लग रहा था कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, नाम से एक लग रहा है आदिमई, लेकिन स्लेव से, दास है। तो इतने टाइप के लोग सदर्न पार्ट में, तमिल रीजन में इस नाम के, इस नेम्स के लोग देखने को मिलते थे। लैंड ओनर, जैसे कि मैंने बताया, लैंड ओनर एक अच्छी पोजीशन वाला इंसान, यानी जमीनों का मालिक, है ना, जिसके पास जमीन है, यानी खूब सारा पैसा है, उसका रुतबा है, उसका बिल्कुल एक क्लास स्टेटस है समाज में, सोसाइटी में। उनको क्या बोला जाता था, वेलेलार बोला जाता था। ऑर्डिनरी प्लाउमैन मतलब जो किसानी वगैरह, जो जोतने वगैरह का काम करते थे। हम क्या करते हैं, अगर हमें फसल लगानी है तो सबसे पहले मिट्टी खोदनी पड़ेगी ना, जुताई करनी पड़ेगी, तब जाके हम बीज वगैरह लगाएंगे, है ना, सोइंग करेंगे, उसके बाद भाई मिट्टी वगैरह डालेंगे, फिर स्प्रिंकल करेंगे, प्लांट्स वगैरह वो बीज डाल के कवर करेंगे, फिर वो ग्रो होने लगेंगे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह हम छिड़कते हैं, ठीक है। तो प्लाउमैन, उनको उजाहवार बोलते थे। फिर लैंडलेस लेबर्स, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी लेकिन दूसरों की जमीनों में काम करते थे, उनको कदाईसियार बोलते थे। फिर ये लोग स्लेव्स भी रखते थे, दास वगैरह भी रखते थे, उनको क्या कहा जाता था, आदिमई कहा जाता था, ठीक है। ये कहाँ के लोग हैं, ये तमिल रीजन के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं, तमिल रीजन यानी सदर्न पार्ट, यानी सदर्न पार्ट, है ना, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट का हमने अलग देखा था, अगर आपको याद हो, ग्राम भोजिका, है ना, विलेज हेडमैन जो था, ग्राम भोजिका वगैरह जो नाम हमने पढ़े थे, वो वहां के हैं, नॉर्थ पार्ट के, ऊपर साइड के, ये साउथ के हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पता चले दोनों मिक्स मेजअप कर रहे हो और यहाँ पे लैंड ओनर को आप ग्राम भोजिका बोल रहे हो, नहीं, वो नॉर्थ का है। चलो, what were the imports that came in from Arikamedu, what were the exports from the coastal port। क्या इंपोर्ट्स होते थे, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता था, सामान आना जाना ये पहले से ही चलता आया है, ऐसा नहीं कि आज के वक्त में हो रहा है, ठीक है, पहले से ये चीजें हैं। What were the imports that came in from Arikamedu, क्या इंपोर्ट्स जो है अरिकमेदु में होते थे, मतलब क्या वहां के लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है। और what were the exports from the coastal ports, क्योंकि मैंने भी बताया था ना, अरिकमेदु कहाँ था, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में, समुद्र के पास वाली प्लेस जहाँ पे शिप्स आते हैं, सामान अनलोड होता है। तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें, वो हमें बतानी है,
चलो, wine and olive oil were imported from Rome via Arikametu. Textile, beads, semi-precious stones, glass and shell bangles from the were the major exports. जाता क्या था? इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट क्या हो रहा है, आ क्या रहा है, तो आता क्या था, वाइन आती थी, ऑलिव ऑयल आता था, है ना, ऑलिव ऑयल, क्या बात है, वाइन आ रही है, ऑलिव ऑयल आ रहा है, ये रोम से रोमन एम्पायर सुना ना, रोम से जो है आता था, किसके थ्रू, अरिकमेदु के थ्रू। नाउ एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, टेक्सटाइल्स जाते थे, बीड्स वो मनके के दाने होते हैं ना, बनाए जाते हैं गोल गोल ऐसे जो जपते हैं माला, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर हो गए, ग्लास हो गया, है ना, शेल से बने हुए कड़े, चूड़ी, बैंगल्स, वर दी मेजर एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट के लिए सिर्फ दो ही चीज हमने देखी, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है, जाने वाली चीजें बैंगल्स, ग्लास, प्रेशियस स्टोन्स, टेक्सटाइल, बीड्स, ठीक है, क्लियर हुआ। कहाँ की बात हो रही, कहाँ से बात हो रही, कौन सी जगह से, अरिकमेदु से। चलो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको इमेजिन करना है। अच्छा, इमेजिन कीजिए, यू लिव इन बेरीगाजा एंड आर विजिटिंग द पोर्ट, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी देयर। आप बेरीगाजा आए हो, बेरीगाजा किसके लिए यूज होता है, बेरीगाजा बारूच के लिए कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है, बारूच के लिए कहा जाता है। तो देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना इमेजिन करने वाले, तो बिल्कुल डरने का नहीं कि मैम हम क्या इमेजिन करें, हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। चैप्टर में जो डिस्क्रिप्शन हमें दिए हुए हैं, वी विल राइट दिस सेम डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेरीगाजा के बारे में जो जो पढ़ा है वही हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आप वहां पे क्या देखते हो। तो चलो देखें आंसर, ओके चलो। I saw that the gulf is very narrow at बेरीगाजा। जो खाड़ी थी ना, गुल्फ था, बहुत ज्यादा सकड़ा था, नैरो था। जो चैप्टर में पढ़ा है ना, वही चीजें हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी, पता चले अपनी मर्जी से पहाड़ लिख रहे हो, रेत लिख रहे हो, डेजर्ट लिख रहे हो कि हमें तो जो मन में आए इमेजिन कर रहे हैं, नहीं, चैप्टर के अकॉर्डिंग इमेजिन करना है, चैप्टर में दिया हुआ है ना। एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। अब क्या होता था ना, जो लोग समुद्र के रास्ते आते ट्रेवल करके, उनको रास्ता पता करने में, नेविगेट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, नेविगेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जो खाड़ी थी, जो गुल्फ था, बहुत ज्यादा सकड़ा था, नैरो था। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king। अब ये जो शिप्स है, इनको संभालता कौन था, चलाता कौन था, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन जो बेरीगाजा के लोकल फिशरमैन होंगे, मछली वछली पकड़ने वाले लोग, तो उनको अच्छे से पता रहता है, मछली पकड़ते हुए समुद्र में, तो उनको नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे रास्ता कितना भी टफ हो। अब जो जहाँ रहेगा उसको तो चप्पे चप्पे से वाकिफ होगा, उसको हर चीज पता होगी, ठीक है। तो राजा ने उनको रखा हुआ था कि भाई आपको क्या करना है, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू नेविगेट देम। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। अब किंग जो है मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर आते थे। अब अगर कोई किसी के एरिया में आएगा ट्रेड करने, तो थोड़ा सा राजा को खुश करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं आपके घर में आ रही हूँ, अपनी शॉप खोल रही हूँ, कुछ सामान बेच रही हूँ, तो पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा कुछ देना पड़ेगा ना, ताकि आप लोगों को लगे ठीक है भाई करो। तो ऐसे ही क्या लेकर आते थे, वेसल्स ऑफ सिल्वर के ऐसे पॉटरी वेसल ऐसे बड़े से रहते थे, वास्ट टाइप के लेकर आते थे। सिंगिंग बॉयज, गाना गाने वाले, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थोड़े राजा लोग रहते थे, खूब इंटरटेनमेंट वाले की, मतलब गाना वाना सुनना है। ब्यूटीफुल वुमेन, फिर तो खूबसूरत जो है औरतें लेकर आ जाते थे, वुमेन लेकर आ जाते थे, है ना। राजा तो खुश, फिर क्या ही चाहिए। फाइन वाइन्स, क्या बात है, बहुत ही सोच समझ के चीजें, और बढ़िया से कपड़े, क्लोथ वगैरह लेकर आते थे। क्यों लेकर आते थे, ताकि भाई रिलेशन अच्छे रहे राजा से, तो हम आराम से ट्रेड कर पाए। पता चले राजा को गुस्सा आ गया कि इतनी इसकी, मतलब इतना ईगो, मुझसे मिला भी नहीं और मेरे एरिया में ट्रेड कर रहा है, अब भी बताते, रुको अब भी बताते। तो वो अब भी बता दे वाला चक्कर ना हो, तो इसीलिए लोग क्या करते थे, पहले से गिफ्ट लेकर आते थे कि मुंह बंद करवा देंगे। तो क्या क्या चीजें होती थी, देख लो फिर से। अगर आप क्या इमेजिन करोगे, वही इमेजिन करोगे जो चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है। ये सारा सब चैप्टर में ही है, इसलिए अपनी मर्जी से इमेजिन मत करना कि वीडियो गेम्स ला रहे हैं और लैपटॉप मैकबुक ला रहे हैं, आईफोन ला रहे हैं, ये सब मत लिखना, ठीक है। जो है वही लिखना है कि क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आ रहे हैं सी से लोग, तो जो गल्फ है वो कैसा है, बहुत ज्यादा नैरो है। जगह कौन सी बात हो रही, बेरीगाजा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि नेविगेशन में बहुत दिक्कत होती थी, है ना, थोड़ा सा रास्ता वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो लोकल फिशरमैन राजा ने एम्प्लॉयड करके रखे हुए थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करो, गाइड करो, ठीक है। जैसे कोई आए उसको हेल्प करो, गाइड करो। अब ये जो आते थे मर्चेंट, व्यापारी, वो क्या लाते थे, बड़े ही खास तोहफे लेकर आते थे राजा के लिए। क्या क्या चीजें ले आते थे, जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया कि क्या क्या गिफ्ट्स लाते थे, है ना, बेरीगाजा में जो मर्चेंट्स आते थे। तो सिल्वर का वेसल ले आए, सिंगिंग बॉयज ले आए, ब्यूटीफुल वुमेन ले आए, ठीक है, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ, क्लियर।
ये तो आज भी किसी को दे दो तो वो भी खुश हो जाएंगे, वाइन वगैरह और क्या ही चाहिए। चलो, राइट अ नोट ऑन द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पर आपको क्या करना है, नोट लिखना है। NBPW, इसी को ही तो कहते हैं NBPW, जिसका भी हम कर रहे थे ना, MCQ कर रहे थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो बहुत ही फाइन होता है, बिल्कुल ही ग्लेजिंग सा, चमकीला, चमकदार, ग्लासी सरफेस सा। चलो देख लेते हैं। Different archaeological evidences for craft were found. It included extremely fine pottery known as the northern black polished ware. It gets its name from fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. It is usually black in color and has a fine sheen. अब क्या बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट का तो काम ही रहता था खुदाई करो, एक्सकेवेट करो और चीज़ों का पता लगाओ, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करो, है ना, कि ये कौन सी सिविलाइजेशन का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, सब उनको तो मतलब शौक बड़ा बढ़िया रहता ही, तो उनका काम ही है ये। It included extremely fine pottery. अब इनमें क्या मिली थी, इन्हें बहुत ही बढ़िया फाइन पोट्री से ऐसे मिली थी। पॉट ऐसे रहते हैं ना, पॉट, known as northern black polished ware. इसे क्या बोला जाता था, northern black polished ware. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Why we are calling it northern black? क्यों बोल रहे हैं हम नॉर्दर्न, हम क्यों इसके लिए नॉर्थ पार्ट इतना ज्यादा मेंशन कर रहे हैं? बिकॉज द रीजन इज, यहाँ पे लिखा है कि जनरली ये जो पॉट्स हैं भारत के सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से में ही मिले हैं, यानी ऊपरी हिस्सों में ही मिले हैं ये, ठीक है, वहीं पर ही हमें मिले हैं सब कॉन्टिनेंट के। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया, इनको नाम दिया गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। It is usually black in color and has a fine sheen. Usually कैसे कलर का है, ये काले कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, और इसकी जो शीन है बहुत ज्यादा फाइन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहती है। क्लियर हुआ? इसीलिए इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है। कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं है? मजा आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो कि नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में मिला। ब्लैक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कलर ब्लैक है और बढ़िया शाइनी तो है ही, फिर और है तो फिर है ही पॉटरी पॉलिश वेयर। क्लियर? चलो, डिस्कस द सीन ऑफ अ स्मिथ शॉप। स्मिथ के शॉप का, दुकान का सीन आपको बताना है। व्हेन वी वर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, बिल्कुल ही वेरी स्टार्टिंग में वी वर रीडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, राइट? क्या देख रहे थे कि एक बच्चा है एंड नाम, चलो कोई बात नहीं, इतना नाम की टेंशन नहीं है, लेकिन वो कहाँ बैठा था, एक लोहार की शॉप में बैठा था, आयरन वगैरह का जहाँ काम होता है ना, लोहे को पीटना, लोहे को शेप देना, से बिल्कुल गर्म पॉइंट में देखा नहीं, इसे खट खट ठोकते हैं, आवाज आती है और लोहे को शेप ऐसे देना रहता है। तो स्मिथ के शॉप का सीन यू हैव टू डिस्क्राइब। क्या हुआ था बताओ, अब तो इतना बड़ा हिंट दे दिया। क्या सीन आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्या सीन आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, चलो। At shop of a smith, we can see a small bench on which iron tools are laid out, ready for sale. We can also see a bright fire burning and two men heating and beating metal rods into shape. It is generally very hot and noisy, and yet it is fascinating to watch that what is happening. यही हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि स्मिथ की शॉप में स्मॉल ऐसे बेंच बिछी हुई है ना, on which जिस पर आयरन टूल्स आर लेड आउट, जो आयरन के टूल्स हैं, चीजें हैं, वो रखे हुए हैं बिछा के। किसके लिए है? रेडी फॉर सेल, बेचने के लिए बिल्कुल कि रखे हुए हैं और बिकेंगे। We can also see a bright fire burning. हम क्या देख सकते हैं? हम जो है ब्राइट फायर बर्निंग भी देख सकते हैं, क्योंकि अब अगर आपको लोहे को शेप देना, आप देखते होंगे ना कि आग भी अच्छी तेज आग चलती रहती है। And two men heating and beating metal rods. अब दो जो मेन हैं, आदमी लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो गरम कर रहे हैं और मेटल रॉड्स को क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं जोर से, खट खट खट, इतनी तेज आवाज आती है ना, ऐसे ऐसे जोर से मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? क्यों? गुस्सा आ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, किसी का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं? नहीं, शेप देने के लिए, उसको आकार देने के लिए। बोलते हैं ना कि लोहे को कितना ठक 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 मारा जाता है उसको आकार देने के लिए। तो ऐसे ही मेहनत करते जाओ, तभी जाके तुम सक्सेसफुल होंगे। कहावत है जो है मोटिवेट करने के लिए।
इट इज जनरली वेरी हॉट एंड नॉइसी। जनरली कैसी रहती है? बहुत ही गर्म। ऑब्वियसली अगर आग जल रही है तेज, ये रखा हुआ है तो लोहा कितनी जल्दी गर्म हो जाता है आपके पास। और कैसी रहेगी? नॉइसी। खट 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 ठोकोगे तो आवाज आएगी, नॉइसी। एंड येट इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग। फिर भी बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है ना। आग लग रही है, ऐसे बेंच बिछी है, लोहा रखा हुआ है और उसको कूट कूट के ऐसे ऐसे ठोक ठोक के शेप दिया जा रहा है। आवाज है, बहुत ज्यादा हॉट भी है, गर्म सा लग रहा है, लेकिन स्टिल इट इज फैसिनेटिंग। ये तो वही बात हो गई कि थोड़े से ऐसे माहौल में भी अगर आप पॉजिटिव फील करते हो तो ये तो अच्छी बात है ना। चलो, What is the संगम लिटरेचर एंड when were they composed? संगम लिटरेचर क्या है और ये कब कंपोज किए गए? What is संगम लिटरेचर एंड when were they composed? और ये कब कंपोज किए गए हैं? चलो देखते हैं। The earliest works in Tamil known as संगम लिटरेचर। देखो, तमिल भाषा में किया गया हुआ काम, जो भी चीजें हैं, वर्क्स, ठीक है। काम मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साफ सफाई ये वैसे वैसे काम की बात नहीं हो रही है। लिटरेचर लिखा है ना, टेक्स्ट वगैरह की बात हो रही है। तो अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल, जो पहले के जो वर्क्स हुए हैं तमिल में, लिटरेचर वगैरह के तमिल भाषा में, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं संगम लिटरेचर। क्या कहते हैं उनको? उनको हम कहते हैं संगम लिटरेचर। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। कब कंपोज किए गए थे? लगभग 2300 सालों पहले। कब कंपोज किए गए थे? 2300 सालों पहले इन्हें कंपोज किया गया था। These texts were called संगम। और इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? ये टेक्स्ट को हम संगम क्यों बोलते हैं? Because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as संगम्स of poets that were held in the city of Madurai. Why we call it संगम? क्यों बोल रहे हैं संगम? कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि बोलते हैं ना, मतलब ऐसा हुआ था कि असेंबली हो रही थी और बहुत सारे पोइट्स का ग्रुप था, तो हम बोलते ना, अरे देखो ये संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो इसीलिए नाम रख दिया इसका संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या है? तमिल वर्क है, अर्लीस्ट तमिल भाषा में किया गया वो काम, लिटरेचर। 2300 ईयर्स अगो इसको कंपोज किया गया था, है ना। इसीलिए इन टेक्स्ट को संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। क्योंकि ये कंपोज हुए और कंपाइल हुए कहां पर? असेंबलीज में, है ना। जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है संगम्स ऑफ पोइट्स। पोइट्स का संगम, जो असेंबली होती थी ना, सारे पोइट्स मिलते थे, आते थे, वहां पे हुए, बने। हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो कहां होती थी? मदुरई शहर में, मदुरई सिटी में होती थी, ठीक है। चलो, list all the women who could be employed by the superintendent. How were women paid for their work? आपको जो women है उनकी लिस्ट बतानी है ना, उनकी लिस्ट बतानी है। Who could be employed by the superintendent, जिनको superintendent employ करते थे। And how were women paid for their work? अब superintendent इनको employ करते थे, काम पे रखते थे, और अपने काम के लिए इनके साथ इनको कितनी क्या पेमेंट मिलती थी, कैसे इनको मतलब पे किया जाता था, that is what we have to explain. चलो, the superintendent could employ widows, young women who were differently able, nuns, mothers of courtesans, retired women servants of the king, and women who had retired from service in temples. The women were paid according to the quality and quantity of work. Superintendent किनको काम पे रख सकते थे? देखो, किन किन टाइप की वुमेन्स जो थी इन काम में लग सकती थी। तो विधवा औरतें, विडोज, है ना, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती, वो औरतें। यंग वुमेन, है ना, यंग वुमेन वो काम पे आ सकती थी, है ना। हु वर डिफरेंटली एबल्ड, और यंग वुमेन भी कैसी? आगे देखो, जो डिफरेंटली एबल्ड है, यानी जो डिसेबल्ड है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहते, कुछ ना कुछ आंख से नहीं दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इस टाइप से डिफरेंटली एबल्ड। नन्स आ सकती है, मदर्स ऑफ कोर्टिसंस, कोर्टिसंस की मदर हो गई, है ना, और रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग। अब ऐसी औरतें होंगी जो पहले राजा जी की, राजा साहब के या दरबार में किसी राजा के अंडर वो पहले सर्वेंट रही होगी, दासी रही होगी, नौकर रही होगी, अब रिटायर हो गई, वो आ सकती, वो काम कर सकती है। एंड वुमेन हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, और ऐसी वुमेन जो पहले मंदिरों में काम करती थी, अब रिटायर हो गई इन सर्विसेज से और यहाँ पे आ सकती हैं। तो कितने टाइप के लोग काम कर सकते हैं? विडोज हो गई, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल, नन्स हो गई, मदर्स ऑफ कोर्टिसंस, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, एंड वुमेन हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स।
द वुमेन वर पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। हमसे क्वेश्चन ये भी कहा है कि पेमेंट किस तरीके से होती थी इनको, तो पेमेंट इनके काम के अकॉर्डिंग होती थी, है ना। कैसे होती थी? इनके काम के अकॉर्डिंग होती थी कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है ना, काम कैसा कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, क्वालिटी है उसमें, गुणवत्ता है। जैसे मतलब अगर मेरे को बोलेंगे कि तुम्हें टास्क दिया है कि 10 बॉक्स को पैक करना है ना, और मतलब बॉक्स को पैक करना है और बहुत खूबसूरत तरीके से आपको गिफ्ट रैपिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा बॉक्स, तो पता चले मैंने खूब सारे बॉक्स को रैप कर दिया और ढंग से मतलब उसको रैपिंग की नहीं, वो बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा, तो यही बात आ जाती है क्वालिटी की। क्वांटिटी तो आपने अच्छी कर दी कि 50 आपने बॉक्स को पैक कर दिया, लेकिन क्वालिटी नहीं है, अच्छा दिख ही नहीं रहा है, ढंग की पैकिंग ही नहीं है। अब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही देखी जाएगी ना, कि आपने क्या शानदार पैकिंग करी और आपने 60 बैग्स पैक कर दिए, क्या बात है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट मिलती थी कि काम ज्यादा भी करो और बहुत ही बढ़िया तरीके से भी करो। क्लियर? आया समझ में ये अच्छे से? चलो, अभी तक लाइक नहीं किया भाई, फटाफट से लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। चलो बढ़े आगे। ओके, What do you understand by the term punch marked coins? Explain in brief. पंच मार्क्ड कॉइन से आप क्या समझते हो? ब्रीफली वी हैव टू एक्सप्लेन इट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पंच मार्क्ड कॉइन्स? वी हैव टू एक्सप्लेन इट ब्रीफली। कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे इसे आप? ब्रीफली मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कोई पैरा लिखना है, थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से, है ना। चलो देखते हैं। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to the early ancient period of ancient India. आर्कियोलॉजिस्ट भाई यही थे जो ढूंढा ढांडी का काम करते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले? बहुत से, लगभग हजारों की तादाद में सिक्के मिले, जो कहां से बिलोंग करते थे? अर्ली एंशियंट पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया, है ना, प्राचीन भारत के वक्त में, जमाने पे, अर्ली एंशियंट टाइम्स मतलब वाली प्लेसेस से, उस जगहों से क्या मिलते थे? बहुत से ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लगभग ऐसे कॉइन्स मिले, सिक्के मिले। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins. सबसे पुराने अगर हम coins की बात करें, जो मतलब बहुत पहले के जो मिले हुए coins हैं, वो were in use for about 500 years. लगभग 500 सालों तक तो उनका यूज होता रहा। 500 years क्या होता है? वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। कौन से कॉइन्स थे? किनकी बात हो रही है? पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है। दे हैव बीन गिवन दिस नेम बिकॉज द डिजाइन्स वर पंच ऑन टू द मेटल, सिल्वर और कॉपर। कॉइन्स वर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनको ये नाम क्यों दिया जा रहा है? क्यों हम इन्हें बोल रहे हैं कि भाई पंच मार्क्ड कॉइन्स है? कॉइन्स क्यों नहीं कह रहे? पंच मार्क्ड ही क्यों है? पंच तो हम बोलते हैं पंच ऐसे मारना। They have been given this name because the designs were punched onto the metal. क्योंकि जो डिजाइन है मेटल और सिल्वर और कॉपर में क्या करा जाता था? ऐसे पंच किया जाता था, डिजाइन को ऐसे पंच कर दो। एंड कॉइन्स वर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कॉइन्स को एक्सचेंज का मीडियम है ना, मतलब जैसे आप कुछ सामान ले रहे हो, आपने कॉइन्स दिया, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे कॉइन्स का यूज किया जाता था। तो ये किसकी बात हो रही है? पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात हो रही है ना। ये लगभग एंशियंट टाइम में अर्लीस्ट कॉइन्स में से थे, और एंशियंट टाइम में लगभग ये 500 ईयर्स तक ऑलमोस्ट यूज होते रहे। क्यों हम इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं? क्योंकि ये सिल्वर, कॉपर और गोल्ड में इन्हें पंच किया जाता था डिजाइन को, ठीक है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होते थे। क्लियर? चलो, क्योंकि हमसे ब्रीफली पूछा है, शॉर्ट आंसर टाइप है, हम इतना ही बताएंगे। चलो, What kinds of evidence do historians use to find out about trade and trade routes? किस टाइप के जो एविडेंस है ना हिस्टोरियंस यूज करते हैं टू फाइंड आउट करने के लिए ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में, है ना। अगर हिस्टोरियंस को पता करना है कि भाई यहाँ पे कभी व्यापार होता था, व्यापार इस रूट के थ्रू होता था, आना जाना इस रूट के थ्रू होता था, तो कैसे पता करेंगे? किस तरीके के उनको एविडेंसेस मिलेंगे? क्या प्रूफ होगा? कुछ तो उन्हें मिलता होगा सबूत, एविडेंस, जिसके थ्रू वो ये बता पाते होंगे, वही हमें बताना है। चलो, The historians use the following evidence to find out about trade and trade routes from the literature of the period like Sangam poems and Sangam literature. अब अगर पता करना है कि ट्रेड और ट्रेड रूट्स के बारे में कि कहाँ थे, कैसा क्या था, तो कैसे पता चलेगा? From the literature of the period, जो कौन सा? जैसे उस जमाने के लिटरेचर जो कंपोज हुए बने होंगे, जैसे संगम की पोएम्स जो बनी है ना, संगम लिटरेचर्स जो बने, तो वहां से मिल जाते थे। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक पोट्री, बाउल्स एंड प्लेट्स फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट। अब जैसे पोट्री मिल गई, कटोरियां मिल गई, बाउल्स मिल गई, प्लेट्स मिल गई, है ना, जो बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली, इन ऑब्जेक्ट से मिल पाता था।
फ्रॉम द रोमन गोल्ड कॉइन्स दैट हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। इवन रोमन गोल्ड कॉइन से भी, जो रोमन के सोने के सिक्के मिले ना रोमन एम्पायर के, रोम के, साउथ इंडिया में जो मिले, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग चलती थी, यहाँ से वो मसाले वगैरह ले जाते थे, खूब ज्यादा डिमांड थी रोमन एम्पायर में मसालों की, तो वो भाई मसाले लेंगे तो पे भी तो करेंगे, तो एक्सचेंज के थ्रू पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे कभी हुआ करता है ट्रेड, है ना, क्योंकि हमें बताना है कि ट्रेड कैसे होता था, ट्रेड कहाँ होता था। तो अगर हमें किसी कंट्री की कोई चीज़ यहाँ मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, आपको पता चल जाए खूब सारी चीज़ें आपको किसी ज़माने किसी कंट्री की आपको यहाँ मिल रही, चाइनीज कॉइन्स या कुछ ऐसा मिल गया, तो आप समझोगे इतने सारे सिक्के यहाँ मिल रहे हैं, दैट मीन्स पुराने, वो भी खुदाई से निकले, तो ट्रेड होता होगा, ट्रेड चलता होगा ज़रूर, तो सामान जाता होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता होगा, ट्रेडिंग होती होगी। तो इन कुछ प्रूफ से हम ट्रेड और ट्रेड रूट्स का पता लगा सकते हैं। क्लियर? चलो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई गेस, एक मिनट देख लेते हैं, ये लॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, इसको क्या कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लो आप इसको लॉन्ग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट अर्ली सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, है ना, सब कॉन्टिनेंट की जो अर्ली सिटीज है उसके बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अर्ली सिटीज है सब कॉन्टिनेंट की रही हैं, पुराने पुराने शहर, कैसे हम उनके बारे में जान सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है उनके बारे में जानने का। चलो देखते हैं। We find out about early cities of the subcontinent through the following sources. इन कुछ sources के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्ली सिटीज के बारे में सब कॉन्टिनेंट के जान सकते हैं। जैसे स्टोरीज, कहानियां, The Jatakas were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. The Jatakas throw sufficient light on the lives of the people who used to live there. अगर हम बात करें जताकास की, ये किस टाइप की स्टोरीज रहती थी, That were probably composed by ordinary people, मतलब ये आम इंसान बनाते होंगे, कंपोज करते होंगे स्टोरीज, तो उन्हें क्या कहा जाता था, जताकास। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनको राइट करते थे, लिखते थे, और इनको संभाल के प्रिजर्व करके कौन रखते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो लोग। The Jatakas throw sufficient light on the lives of the people who used to live there. जताका स्टोरीज या टेल्स की हम बात करें तो वो क्या करते हैं, जो लोग भी यहाँ रहते थे उनकी लाइफ्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। Accounts of travelers and sailors. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. अब कोई भी पुरानी सिटीज और कोई जगह के बारे में कैसे पता चलता है, जैसे कोई आए होंगे, ट्रैवलर आए होंगे घूमने फिरने, सेलर आए होंगे, सेलर जो नाव में बैठ के ट्रेड करने या किसी भी पर्पज से आए होंगे, तो उनके जो लिखी होंगी स्टोरीज, मतलब बुक्स लिखी होंगी, तो उनकी डिटेल, उनकी जो बुक्स में लिखा गया होगा, उन्होंने उसको देख के हमें समझ में आता है कि अच्छा इन्होंने मेंशन किया है तो ये सिटीज़ थी, ये सिटी कभी हुआ करती थी, तो इस कारण हमें पता चल पाता है। तो कुछ टेल्स स्टोरीज के थ्रू पता चलता है, आम इंसानों की स्टोरीज है ना, या अकाउंट्स जो रहते हैं ट्रेवलर्स और सेलर्स के, उनकी डिटेल से पता चलता है। चलो, sculptures. We can use other kinds of evidences to find out about life in some of these early cities. Sculptures carve scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम अदर काइंड्स के जो है एविडेंसेस भी यूज कर सकते हैं, सबूत हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ, है ना, कि कैसे क्या था, कि क्या कैसे लोग थे, क्या लाइफ थी अर्ली सिटीज में, स्कल्पचर्स के थ्रू। स्कल्पचर्स जो सीन्स ऐसे बने रहते हैं, डिपिक्ट करते हैं भाई लोगों की लाइफ के बारे में, कुछ भी ऐसे सीन बने, कोई पानी भर रहा है या कोई सो रहा है या कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको देख के हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे कुएं होते थे या ऐसे घर होते थे, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, कुछ भी डिजाइन या पिक्चर्स इमेजेस बनी होती थी, हम देख के समझ पाते हैं ना कि अच्छा ऐसा होता था। टाउन्स हो गए, विलेजेस में बने हुए, है ना, एज वेल एज इन दी फॉरेस्ट। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग से भी पता चल सकता है। इन मैनी अर्ली सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सेरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। बहुत सी अगर हम बात करें सिटीज को, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने भी फाउंड करा है ना, बहुत सारे ऐसे पॉट्स मिले हैं, उसमें सेरेमिक ऐसे रिंग्स मिली है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे टॉप ऑफ द अदर ऐसे संभाल के मतलब बनाई हुई है।
दे हैव ऑल्सो फाउंड मैनी सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, इवन बहुत से ऐसे सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी मिलते हैं। फ्रॉम ऑल दीज फाइंडिंग्स मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अर्ली सिटीज कैन बी नोन, और इन्हीं कुछ फाइंडिंग से बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, पुरानी जो अर्ली सिटीज है इनके बारे में पता करा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई है ना, स्टोरीज हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, अकाउंट के ट्रैवलर्स के अकाउंट हो गए और सेलर्स के। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अरिकमेदु सेटलमेंट। मेन फीचर बताना है आपको किसका, अरिकमेदु सेटलमेंट का, है ना, जो कोस्टल रीजन में जहां पे शिप्स आती थी, लोड मतलब अनलोड होती थी, ये सब हमने पढ़ा था अरिकमेदु का अभी। चलो ब्रीफ, द मेन फीचर्स ऑफ अरिकमेदु सेटलमेंट। क्या मेन फीचर है अरिकमेदु सेटलमेंट के? अरिकमेदु इज लोकेटेड इन पौंडीचेरी। कहां पे लोकेटेड है? पौंडीचेरी में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? पौंडीचेरी में लोकेटेड है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो दिस साइट वाज अ कोस्टल सेटलमेंट। ऑलमोस्ट 2200 से लेके 1900 सालों पहले ये जो साइट थी क्या थी? कोस्टल सेटलमेंट थी, वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। जहां पे शिप्स क्या करती थी? आती थी, है ना, क्योंकि कोस्टल रीजन है, मैं बता चुकी हूँ अभी आपको जब हम शायद एमसीक्यू कर रहे थे कि बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला है, तो वहां पे शिप्स आती हैं, शिप्स आएंगी, ट्रेड पर्पस जो भी होगा, और सामान उतरता था, अनलोड होता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर व्हिच मे हैव बीन अ वेयरहाउस वाज फाउंड एट दिस साइट। इवन एक बहुत बड़ा ईंटों का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, माना जाता है हो सकता है वो वेयरहाउस हो। वेयरहाउस जहाँ पे खूब सारा सामान वगैरह रखा जाता है ना, गुड्स वगैरह बेचना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वेयर हाउस जहाँ खूब सारा सामान रखा रहता है, तो बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है वो वेयर हाउस हो, क्योंकि सामान उतरता था तो वहां पे सामान रखा जाता होगा, हो सकता है यही रीजन हो। Others finds of Arikomedu included pottery from Mediterranean region such as amphorae, stamped red glaze pottery, local made pottery which used Roman designs। और अदर फाइंडिंग्स क्या मिली? तो अरिकमेदु में जो मिली है वो कौन सी है? पोट्री, जो मेडिटेरेनियन रीजन की पॉटरीज है वो देखने को मिली, है ना। कौन सी? जैसे एम्फोरे हो गया, स्टैम्प जो है रेड ग्लेस पॉटरी हो गई स्टैम्प वाली, लोकल मेड पोट्री जो लोकली बनती होगी, वो भी कहाँ से? विच इज यूज रोमन डिजाइन, जो रोमन डिजाइन उसमें बनी हुई। तो ये सारी चीजें अरिकमेदु सेटलमेंट से देखने को मिली, है ना, कि कहाँ था? कोस्टल रीजन में था, वहां पे शिप अनलोड होती होगी। और क्या देखने को मिल रहा है? मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, जहाँ पे वेयर हाउस होंगे, है ना। साथ में क्या बोल रहे हैं? बहुत सी चीजें मिल रही, पोट्री वगैरह मिल रही हैं, जैसे स्पेशली हम बोले एम्फोरा, है ना, और मेडिटेरेनियन रीजन की पोट्री मिल रही है, फिर लोकल मेड पोट्री मिल रही है जिसमें रोमन डिजाइन का यूज किया जा रहा है। क्लियर? चलो, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। रोमन के लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स भी मिल रहे हैं इस साइट में, मतलब रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सारी चीजें मिली। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली यूज्ड टू डाई क्लोथ्स। इवन ऐसा माना जा रहा है कि छोटा सा टैंक भी है, उस टैंक में क्या होता है? कपड़ों पे डाई किया जाता होगा ना, कलर किया जाता होगा, डाई करते होंगे कपड़ों पे, तो वो भी देखने को मिला। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। बहुत से ऐसे सबूत एविडेंस में मिले हैं जो बीड्स वगैरह जिनसे बनते होंगे, मनके के दाने, है ना, या छोटे से कीमती पत्थर, ये सारी चीजें, और ग्लास, ये सारे प्रूफ एविडेंसेस हमें कहाँ मिले थे? अरिकमेदु सेटलमेंट पे बहुत सारी चीजें मिली थी, है ना। टैंक मिला था जहाँ कपड़े, ऐसा माना जाता है कपड़े डाई करते होंगे, वेयर हाउस हो सकता है बड़ा बिग स्ट्रक्चर जहाँ पे सामान रखा जाता होगा, वेयर हाउस होगा, जो गोडाउन जैसा होता है ना, खूब सारी चीजें वहां रखी रहती है, फिर वहां से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है या छोटे छोटे ट्रेडर्स, रिटेलर्स के पास जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे आइटम्स हमें बीड्स वगैरह, ग्लास वेयर, जेम्स, ये सब मिला था। क्लियर? चलो, Question 20. Briefly discuss the different kinds of people living in villages in the northern part of the subcontinent. Northern part, subcontinent के जो है उत्तरी हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, northern part में, है ना, कौन से different kinds of people उस जमाने में villages में रहते थे, है ना। हमने क्या देखा था? Basically 3 kinds of people were there over in villages, even in northern part, even in southern part. अभी किसके बारे में बताना है हमें? नॉर्दर्न हिस्से में, नॉर्दर्न पार्ट के बारे में बताना है। तो चलो देखते हैं। Villages in the northern part of the country were mostly inhabited by the village headmen, independent farmers, field workers and craftsmen। क्या बात हो रही है? जो नॉर्दर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में जो ज्यादा करके लोग देखने को मिलते हैं, विलेज हेडमैन, विलेज का जो हेड रहता है ना,
इंडिपेंडेंट फार्मर्स, ऐसे फार्मर जो स्वतंत्र है, किसी के अंडर काम नहीं करे, खुद, जैसे मैं हूं, मैं अपने एरिया में मेरी फार्म वो है, फील्ड है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, मैं अपनी फार्मर, मतलब मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, मेरा खुद का खेत है, ठीक है। फील्ड वर्कर्स हो गए एंड क्राफ्टमैन हो गए। द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजिका। विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था, मैंने अभी जब हम पढ़ रहे थे वेलिलार वगैरह के बारे में, सदर्न तमिल रीजन के साउथ के रीजन के बारे में, एरिया के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्थ का पार्ट है। तो नॉर्थ के पार्ट में जो विलेज के हेडमैन है उन्हें क्या कहा जाता है, विलेज के हेडमैन को क्या कहा जाता था, ग्राम भोजिका कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्राम भोजिका कहते थे। He was the largest landowner and generally very powerful। ये क्या रहता था, मतलब लार्जेस्ट लैंड ओनर, बहुत सारी जमीनें इसके अंडर में थी, है ना, खूब सारी जमीन जायदाद वाला था और बड़ा ही पावरफुल था। अब जमीन जायदाद वाले लोग बोलते हैं ना, पैसा वैसा रहता है, खूब पावरफुल रहते हैं। द इंडिपेंडेंट फार्मर्स वर कॉल्ड गृहपतिस। अब ऐसे फार्मर जो इंडिपेंडेंट थे, है ना, खुद का खेत है, जैसे मैं हूं, मैं इंडिपेंडेंट फार्मर हूं, तो मुझे क्या कहा जाएगा, गृहपतिस। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, और बहुत से उनमें से क्या थे, स्मॉलर लैंड ओनर्स भी थे। Then there were people who did not own land and earned their living by working on the fields owned by others। क्या बात हो रही है, मतलब स्मॉलर लैंड ओनर्स भी थे, जो छोटे छोटे, मतलब बड़े एक लैंड ओनर होते हैं जो बड़े लेवल पे खूब सारे जमीन जायदाद वाले, कुछ होते हैं जो छोटे मोटे, ऐसे ज्यादा उनके पास रहता नहीं है लेकिन उनकी जमीनें रहती हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग भी थे who did not own land and earn their living by working on fields owned by others। कुछ ऐसे भी थे, देखो यहां तक अभी हमने क्या देखा, पावरफुल लोग जिनकी खुद की जमीन जायदाद है, खुद बढ़िया, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट फार्मर्स हमने देखे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लिविंग के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते थे। दिस सेगमेंट वॉज कॉल्ड दास कर्मकारा। और इस सेगमेंट को क्या बोला जाता था, इनको कहा जाता था दास कर्मकारा। क्या कहा जाता था, दास कर्मकारा। In most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver। और इस villages में कौन से अदर कैटेगरी के लोग थे, जैसे blacksmith हो गए, है ना, लोहार जिनको मैं कह रही हूँ, पॉटर हो गए, कारपेंटर हो गए एंड वीवर। तो नॉर्दर्न पार्ट में कौन से लोग नाम हमने देख लिया, ग्राम भोजिका देख लिया, गृहपतिस देख लिया, उसके बाद अभी हमने क्या देखा था यहाँ नीचे, दास कर्मकारा। फिर से देख लेते थे, नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज हेडमैन रहते थे, है ना, विलेज हेडमैन को ग्राम भोजिका कहा जाता था, जो बहुत ही, मतलब बहुत बड़े लेवल पे और पावरफुल इंसान हुआ करता था गांव का, ठीक है। इंडिपेंडेंट फार्मर्स को गृहपतिस कहा जाता था, जो खुद का, जिनका अपना फील्ड है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, अपना खुद का खेत है, इंडिपेंडेंट है मतलब। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स। और इन्हीं की बात हो रही है, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, इन्हीं में जो छोटे लेवल पे, मतलब इन लोगों को काफी स्मॉल लैंड ओनर्स भी कहा जाता था। देखो इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि खुद की जमीनें हैं तो खेती कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पे नहीं थे ये लैंड ओनर, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं। फिर अदर पीपल्स का ग्रुप भी था, जो दूसरों पे डिपेंड होते थे, दूसरों के अंडर काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लिविंग के लिए, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, दास कर्मकारा। फिर उसके बाद अदर टाइप के लोग भी हो गए, क्राफ्ट पर्सन, जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। चलो, मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। एक्सप्लेन। ऐसा क्यों है, मथुरा के बारे में हमने पढ़ा था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है, लगभग 2500 ईयर्स तक से भी ज्यादा एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद बताया था कि कोई भी सिटी अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण उसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वही रीजन हमें बताने की क्यों मथुरा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी। चलो, Many distinctive features made मथुरा an important settlement। बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मथुरा एक बड़ा ही important settlement था। Some such features are its location at the crossroads of two major routes of travel and trade from northwest to east and from north to south। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इंडिया बना लूं, है ना, ऐसे ही बना पाऊंगी यार, ऐसे मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, इसकी लोकेशन ऐसी है, इन अ क्रॉसवर्ड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। मतलब ऐसी जगह पे है जहां से ट्रैवलिंग भी खूब हो रही है और जहां से ट्रेड रूट भी पड़ रहा है। मतलब इस जगह पे मथुरा पॉइंटेड है कि जहां से ट्रैवलिंग के लिए भी रास्ता है, जहां से ट्रेड के लिए भी रास्ता है। अब फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, बीच का ये जो पार्ट आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट आ जाता है ना, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। तो अगर यहां से जाना है ईस्ट की तरफ, ईस्ट इस साइड है, यहां से अगर हमें जाना है ईस्ट की तरफ, तो बीच में यहाँ पे मथुरा पड़ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में क्या पड़ गया, मथुरा पड़ गया,
है ना, बीच में ऐसे यहाँ पे मथुरा पड़ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दूसरी चीज, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है, अगर हमें नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है, नॉर्थ से हमें साउथ की ओर जाना है, तो यहां से भी ऐसे बीच में पड़ रहा है ना, ट्रैवलिंग के लिए। ये देखो, अगर नॉर्थ से हमें साउथ की ओर जाना है, ये नॉर्थ है अभी मैंने लिखा और ये साउथ है, तो वहां पे बीच में पड़ रहा है मथुरा। तो ट्रेड हो या ट्रेवल हो, बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, इवन शहर के आसपास फोर्टिफिकेशन भी हो रखा था। दैट मीन्स किलाबंदी कर देते थे ना, कवर कर देते, बड़ी बड़ी वॉल्स बनती थी जो है वुड की, ब्रिक्स वगैरह, स्टोन्स की, तो उनको क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन, है ना। It was an important center for the production of some extremely fine sculpture. और खास बात क्या थी इसकी कि किसका सेंटर था, इंपॉर्टेंट सेंटर, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर्स बनते थे, बहुत ही प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। It became the second capital of the Kushans around 2000 years ago. कुशन्स की सेकंड कैपिटल बनी थी लगभग 2000 सालों पहले। अभी जस्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यूज के, तो वहां पे सॉल्व किया था कि कब बने थे इंपॉर्टेंट ये सेकंड कैपिटल किसकी, कुशन्स की, लगभग 2000 years ago. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues were found in Mathura. बहुत से inscriptions surfaces पे, इवन कहाँ पे, जो stone पत्थर की सी slab बनी रहती है ना, ठीक है, and statues पर वो मथुरा में देखने को मिलते हैं। Buddhist monasteries and Jain shrines made Mathura an important religious centers. और खास बात क्या रही है यहाँ पे कि बुद्धिस्ट मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई, है ना, या जैन श्राइन्स हो गई, मेड मथुरा एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। उसने क्या बनाया था, इन चीजों के कारण भी, मतलब अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म दो धर्मों का इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं, श्राइन्स हैं, तो लोग विजिट करने आएंगे, तो एक रीजन हम कह सकते हैं ये भी है इसको इंपॉर्टेंट बनाने का। एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इवन मथुरा तो फिर भगवान कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे रीजंस के कारण मथुरा फेमस था। तो पहली बात अगर हम देखें तो क्या क्या रीजन हो गए, ट्रेड एंड ट्रेवल रूट, ट्रेड एंड ट्रेवल रूट हो गया, है ना, ट्रेड रूट हो गया, ट्रेवल रूट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई, जैन श्राइन्स हो गए, स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, फाइन स्कल्पचर्स के लिए, फाइन स्कल्पचर्स के लिए फेमस हो गए। और किस किस के लिए फेमस थे, और क्या क्या खास, अभी हमने देखा था कुशन्स की सेकंड कैपिटल, कुशन्स की सेकंड कैपिटल, कुशन्स की सेकंड कैपिटल थी। और किस लिए खास है, और किस चीज के लिए खास है, जैन श्राइन्स, हाँ ये सब हमने लिख लिया, और वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। है ना, कृष्ण भगवान की पूजा के लिए, वर्शिप के लिए, ठीक है। तो ट्रेड एंड ट्रेवल रूट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के कारण, है ना, ये रीजंस है कि क्यों मथुरा इतना ज्यादा फेमस था। और कुछ छूट रहा है क्या जो मेरे को नहीं दिख रहा, हाँ फोर्टिफिकेशंस भी थे, और क्या था, देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। तो इन कुछ रीजंस के लिए हम कह सकते हैं कि मथुरा फेमस था। एक तो ट्रेड और ट्रेवल रूट था, ट्रेड एंड ट्रेवल रूट, है ना, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए या नॉर्थ से साउथ जाने के लिए ये यहीं पड़ रहा है, मथुरा से होते हुए जाना है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, जैन श्राइन्स बने हुए थे, तो दो धर्मों के लिए, दो धर्म वालों के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया। उसके बाद फाइन स्कल्पचर्स भी मिलते, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है, उसके लिए खास हो गया। कुशन्स की सेकंड कैपिटल भी रही है ना, लगभग 2000 ईयर्स अगो, इसके लिए भी खास हो गया।
लॉर्ड कृष्ण, भाई भगवान कृष्ण की पूजा यहाँ की जाती, वर्शिप किया जाता है ना, बोलते हैं ना मथुरा, बहुत मथुरा द्वारका तो कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है कृष्ण भगवान के नाम से, आपको पता ही है। उसके बाद सिटी के आसपास फोर्टिफिकेशन भी हो रखा था। तो इन कुछ रीजंस के कारण हम कह सकते हैं कि मथुरा लगभग 2500 ईयर्स तक ऑलमोस्ट क्या था, एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना रहा है। ये रीजंस है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं, चलो। एक्सप्लेन अबाउट सिल्क रूट एंड द कुशंस। सिल्क रूट और कुशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि इनका और इनका क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने देखा था कि कुशंस ऐसे थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था। सिल्क रूट से क्या होता था कि यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, लोगों का आना जाना चल रहा है, इंपॉर्टेंट रूट है, तो अगर इन रूट्स को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से जो जाएंगे मर्चेंट्स वगैरह लोग, तो वो क्या करेंगे, जो राजा है उनको ट्रिब्यूट देंगे, टैक्स पे करेंगे, है ना, गिफ्ट देंगे, फायदा होगा। और भी क्या रीजन से देखते हैं। Some kings try to control large portions of the route. बहुत से जो है राजा लोग कोशिश करते थे कि रूट का लार्ज पोर्शन इनके अंडर हो। This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. अब क्या बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए था क्योंकि इनको बेनिफिट मिलता था, किनसे, टैक्स मिल जाए, ट्रिब्यूट्स मिल जाए या गिफ्ट्स मिल जाए, दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, है ना, जो ट्रेडर्स लेके आते थे ट्रैवलिंग अलोंग द रूट, जो क्या करते थे, व्यापारी लेके आते थे इन रूट्स के द्वारा। अब मानो ना कोई रूट मेरे अंडर है, कोई रास्ता है कि जहां से ट्रेडर को जाना है मेन शहर में, मेरा एरिया है, मतलब मेरे अंडर वो रूट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई आना पड़ेगा, इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आना है हमें। अब इजाजत लेने के लिए, थोड़ा घुस करने के लिए थोड़ी कि खाली हाथ चले जाएंगे, टैक्स, या तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ये रूल होगा, या तो गिफ्ट ले आएंगे या तो ट्रिब्यूट ले आएंगे, तो फायदा किसका, मेरा हो रहा है। अब ऐसे ही एक नहीं, बहुत सारे लोग का ऐसा आना जाना चल रहा है ट्रेडिंग पर्पज से, तो मुझे कितना फायदा होगा। इसीलिए राजा लोग काफी ज्यादा ऐसे राजा थे जो चाहते थे कि लार्ज पोर्शन ट्रेड रूट का हमारे अंडर रहे। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. अब ऐसा नहीं है कि ये बस लेना ही लेना है, ये क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे इसके बदले। जैसे मैं हूँ, मेरे को पता है मेरे एरिया में मर्चेंट है, इनको ये रूट से जा रहे हैं, मुझे टैक्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, इसके बदले मेरी सेना क्या करेगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी कि भाई रास्ते में कोई भी चोर इन्हें लूट ना ले, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना, तो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उनके किंगडम से। The best known of the rulers who control the Silk Route were the Kushans. अगर हम बात करें जो बेस्ट फेमस, बहुत ही बेस्ट नोन रूलर, बड़े ही फेमस रूलर जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था, वो कौन थे, कुशान्स थे। Who ruled over Central Asia, जिन्होंने सेंट्रल एशिया को रूल करा था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रूल करा था लगभग 2000 ईयर्स अगो, 2000 सालों पहले इन्होंने इसे कंट्रोल किया हुआ था। Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा, और उनकी दो मेजर सेंटर्स थे पावर के, वो कौन सी थे, पेशावर और मथुरा। ये बड़े इनके मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। हमने देखा था ना कि मथुरा सेकंड कैपिटल थी कुशान्स की, अब भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, 2000 ईयर्स अगो। तक्षशिला ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, इवन इनके किंगडम के अंडर तक्षशिला भी इंक्लूडेड था, है ना, तक्षशिला भी था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। अब जब इनका रूल चल रहा था तो इन्होंने जो सिल्क रूट की ब्रांच को एक्सटेंड करा और बढ़ाया, ठीक है, कहां से, सेंट्रल एशिया से और नीचे की ओर, है ना, सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर्स इंडस। अब जैसे सेंट्रल एशिया ऊपर साइड है, रिवर इंडस कहां है, जैसे मैं अगर इंडिया बना लूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, इंडिया बना लिया, क्योंकि इधर से हमें मेन अभी लेना देना है यहाँ पे, तो रिवर इंडस ऐसी बहती ना इस जगह पे, यहीं पे मिलती है हमें नॉर्थ वेस्ट साइड, यहीं पे मिलती ना उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर इंडस, हमें इसी साइड मिलती है। तो सेंट्रल एशिया से, है ना, यहाँ पे बिल्कुल बीच से, यहाँ से एशिया से है, और नीचे की ओर कहाँ की ओर जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं सी पोर्ट्स की ओर, क्योंकि समुद्र तो नीचे है, ऊपर तो फिर पूरा प्लेन्स है, मतलब माउंट वो एरिया है, लैंड मास है, वहां तो कोई समुद्र है नहीं, यहाँ पे नीचे। तो इन्होंने क्या करा, अपने सिल्क रूट को एक्सटेंड करा और ज्यादा बढ़ाया सेंट्रल एशिया से टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, रिवर इंडस के माउथ में, मतलब जहां पे वो मिलती है। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर, जहां से सिल्क कहाँ जाता था, वेस्ट की तरफ जाता था, वेस्टवर्ड, जहां पे क्या था, रोमन एम्पायर था। तो इसीलिए कुशन्स या जो राजा हैं पुराने टाइम के, वो क्या चाहते थे, सिल्क रूट को कंट्रोल करना। और जिसमें हम बात करते कुशन्स की, फिर से देख लेते क्या रीजन है। देखो, अगर कोई अच्छे रूट को आप कंट्रोल कर रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या क्या हो सकता है, टैक्स होता है, गिफ्ट्स होते हैं,
ट्रिब्यूट्स होते हैं, टैक्स मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, ट्रिब्यूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, ये कुछ रीजंस हैं। अब इसके बदले राजा को जब ये सब मिल रहा है, जो मर्चेंट है जा रहा है वो दे रहा है, तो उसके बदले राजा क्या करते थे, प्रोटेक्ट भी करते थे। ऐसे एक फेमस जो एम्पायर था, कौन सी था, कुशन्स था, जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया हुआ था, है ना। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिनका रूल कहाँ था, मध्य जो एशिया में, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया यहीं से हमारे नॉर्थ वेस्ट, हम जब इंडिया से जाते ना नॉर्थ वेस्ट तरफ, अभी चलो ये डायमंड वाले इंडिया बना लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही बना पाऊंगी, तो ये नॉर्थ है, वेस्ट है। अगर हमें यहाँ से जाना है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट का तरफ हो गया ना, यहाँ से वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ। अब अगर इस तरफ अगर हम जाएंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रल एशिया पड़ जाएगा। तो इनका एरिया क्या था, कुशान्स का, सेंट्रल एशिया और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये कंट्रोल करके रखा हुआ था। इनके दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, पेशावर और क्या क्या थे, मथुरा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया भी था, मथुरा इनकी सेकंड कैपिटल थी। अब तक्षशिला भी इनके किंगडम में इंक्लूडेड था। During this rule, their rule, a branch of Silk Route extended from, अब इनके रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रांच है वो कैसे एक्सटेंड हुई, सेंट्रल एशिया से नीचे के हुई, सी पोर्ट जो है ना, रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होता है, जब रिवर क्या होती है, समुद्र में गिरती है, वो एरिया को हम रिवर माउथ जैसे बोलते हैं, वहां पे मिल रहा है। अब और ज्यादा इस सिल्क रूट को कहाँ तक ऐसे करके जा रहे हैं, ताकि वहां से जो भी प्रोडक्ट या शिपिंग होगी, तो कैसे जा रहा है, वेस्टवर्ड तरफ, रोमन एम्पायर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा क्यों, इतना एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि भाई फायदा करना है, और ज्यादा बेनिफिट करना है, क्लियर। तो ये रोल था सिल्क रूट का, कनेक्शन किससे, कुशान से। चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है अब आपके सामने। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globulus, a small spherical body. The coins were not inscribed but were stamped with symbols using dies or punches, hence they are called punch marked coins. These coins are found over the most part of the subcontinent and remain in circulation till the early century CE. CE को हम क्या बोलते हैं, CE को हम बोलते हैं कॉमन एरा। ये सीई और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, सीई कॉमन एरा, और इसके बदले अगर मानो होता बीसीई, इसको क्या बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा। और हमारा मतलब, और इसी को सीई को हम एडी भी बोलते हैं, एनो डोमिनी, और बीसीई को हम बीसी भी बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या थे, रेगुलर उनका शेप कैसा रहता था, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, या स्क्वायर शेप के रहते थे, या राउंड शेप में रहते थे। ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबल्स, या तो मेटल शीट से उसको काट कैसे बनाया जाता था, शेप दिया जाता था, मतलब काटा जाता था, या कैसे बनाया जाता है, जैसे मेटल ग्लोबल्स उनको फ्लैट करके, स्पेरिकल शेप को उसको ऐसे चपटा कर दिया, फ्लैट कर दिया। The coins were not inscribed, coins को ऐसे इंस्क्राइब नहीं किया जाता था कि गोद गोद के ऐसे इंस्क्राइब करें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बट क्या हुआ होता था, जो भी सिंबल्स है, डाइस का यूज करके या पंच का यूज करके ऐसे ऐसे लगाया जाता, समझ रहे, ऐसे पंच ऐसे इंस्क्राइब नहीं कर रहे कि ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे खोद खोद के, बस पंच इस तरीके से ऐसा कर रहे हैं। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के बहुत से पार्ट्स में, बहुत से हिस्सों में हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरी सी, और लगभग जब तक भाई हम कह सकते हैं कॉमन एरा आया है ना, तो उस टाइम तक ये काफी ज्यादा सर्कुलेशन में रहे, यूज होते रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या है कि व्हाट वर द डिफरेंट शेप्स ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स के डिफरेंट शेप्स कौन से हैं, तो देखो पढ़ा था ना हमने अभी, पैसेज से ही आपको ढूंढना होता है। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर रेगुलरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, यही हो जाएगा शेप, यही बोलेंगे ना हम, जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड इन शेप, ठीक है। चलो Why these coins named as punch marked coins, क्यों इन coins को हम punch marked coins कहते हैं, देखो यहाँ पे ये ना, hence they are called punch marked coins, क्योंकि इन्हें इंस्क्राइब नहीं किया जाता, लेकिन इसके बदले इनको स्टैम्प किया जाता है डाइस का यूज करके, है ना, जो भी सिंबल्स है उसमें डाइस का यूज करके इनको स्टैम्प किया जाता है, और पंचेस के थ्रू, क्लियर हुआ। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पंच मार्क्ड कॉइन्स। The coins were not inscribed but were stamped with symbols using dies or punches, hence they are called punch marked coins, ठीक है, हो गया। चलो सेकेंड आपके पास है
इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। अगर हम बात करें कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट की, तो जो विलेज के हेडमैन होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको हम कहते थे ग्राम भोजका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। अक्सर क्या होता था कि जो सेम फैमिली के मेंबर है वही पोजीशन रख रहे हैं। जैसे मेरे फादर है, उनके बाद उनका बेटा, उसकी वही पोजीशन, फिर उनका बेटा, उसकी वही पोजीशन, वो लोग ही रखते थे, है ना। जैसे राजा बनते ना कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, हेरिडिटरी पोजीशन, पिता पुत्र फिर दादाजी थे, ऐसे ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। लो यहाँ आई गया कि अदर शब्दों में हम कहें तो पोस्ट कैसी थी? हेरिडिटरी थी, वांशिक जिसे हिंदी में बोलते हैं। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। अक्सर जो माना जाता था ग्राम भोजका लार्जेस्ट लैंड ओनर रहते थे, बड़े बड़े जो जमीनों के मालिक। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। अक्सर इनके पास भाई पैसों पल्ले वाले लोग हैं, मजदूर रहेंगे, लेबर्स रहेंगे और दास वगैरह खूब रहते थे काम करने के लिए। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. पता है कि पावरफुल है तो राजा क्या करते थे? इनको ऑर्डर देते थे कि भाई आपको क्या करना है? लोगों से, गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पावरफुल हैं, लोग आपकी मानेंगे, आपको टैक्स कलेक्ट करने का काम करना है। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. वाह, सारा मतलब बिना पढ़े लिखे एग्जाम पास करे यही जज है और यही पुलिस वाले हैं। अच्छी बात है। तो इनको एज अ जज भी कि भाई अगर कुछ हो रहा है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कुछ भी ऐसा हो रहा होगा विलेज में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके लिए न्याय करने के लिए भी यही रहते थे। ठीक है, क्योंकि रुतबा था भाई, लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, विलेज हेडमैन है तो उन्हीं के पास जब जाएंगे। इवन एज अ पुलिसमैन भी। ठीक है। Apart from the Gram Bhojika, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners. इनके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फुटेज में थे, और भी लोग थे जिनके पास इंपॉर्टेंट, जिनको इंपॉर्टेंट माना जाता था। गृहपतिस बोलते थे जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, किसी के अंडर काम नहीं करे, स्वतंत्र है, अपना फील्ड है, अपना फार्म है, वहां पे मैं काम करूंगा। और साथ में इन्हें स्मॉल लैंड ओनर्स भी माना जाता था क्योंकि इनके पास भी जमीनें थी लेकिन स्मॉल लेवल पे। And then there were men and women such as the Das Karmakara who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. इसके अलावा दास कर्मकारा भी थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी लेकिन अपनी लिविंग के लिए, लाइव अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए दूसरे की जगह काम करते थे, दूसरों के खेतों में या दूसरों के लैंड्स में ये लोग काम करते थे। क्लियर? तो ये हमने क्या करा है, अभी पैसेज को इतना रीड किया है। Who was called ग्राम भोजका? ग्राम भोजका किसे कहा जाता था? चलो देखते हैं किसे कहा जाता था। इजी है ये तो, विलेज हेडमैन, वो भी नॉर्दर्न पार्ट में। चलो देख लेते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज हेडमैन को कहा जाता है उनको ग्राम भोजका। ठीक है। हु वर दी दास कर्मकारा? दास कर्मकारा कौन थे? हमने पढ़ा था ना कि ये ऐसे लोग थे जिनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं थी और दूसरों की जमीनों में काम करते, दूसरों के लिए काम करते थे क्योंकि लाइवलीहुड चलानी रहती थी। ठीक है, यही पीछे पढ़ा था यहाँ पे। दास कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स। चलो, Das Karmakara were men and women who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. Clear? Easy है ना? चलो, Write about the functions performed by ग्राम भोजिका। ग्राम भोजिका के फंक्शंस आपको बताने। देखे थे ना हमने कि जज भी है, पुलिसमैन भी है, ठीक है, और क्या क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्ट करने का काम भी कर रहा है ना, और लार्जेस्ट लैंड ओनर भी है। यही सब फंक्शंस है तो यही सब हम लिखेंगे। द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजकार, मैं इसलिए पीछे नहीं जा रही क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है ना, तो ये पॉइंट वाइज आपको मेंशन है कि पीछे जस्ट अभी पढ़ा है तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। ठीक है, ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस, विलेजेस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता था। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, है ना, यही सब है यहाँ पे। देख लो, अगर आपको लग रहा होगा मैम पीछे नहीं दिखा रही तो देख लो। बिसाइड्स पावरफुल किंग भी कलेक्ट करने का काम करते थे, फंक्शन एज अ जज और अ पुलिसमैन। ठीक है, यही है ना आंसर। चलो, क्लियर? ओके,
सो भाई इसी के साथ आपके इस चैप्टर की भी वर्कशीट एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।